नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ शर्मा और स्टूडियो में आ चुके हैं हमारे चारों मेहमान, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी। इसको तो कहना चाहिए कहानी कुर्सी की एग्जिट पोल स्पेशल। एग्जिट पोल पर दुनिया भर की राय आपने जानी, लेकिन आपके प्रोग्राम में उस पर बात नहीं हुई, तो अब करेंगे आज एग्जिट पोल्स पर बात। बंगाल में बदलाव होने जा रहा है क्या? एग्जिट पोल्स कह रहे हैं हाँ, दीदी जा रही हैं और दीदी जीत का चौका नहीं लगा पाएंगी। ये सारे सवाल खैर 4 मई को पूरी तरीके से सुलझ पाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल ने काफी हद तक एक दिशा बताने की बात की है। बहुत से लोग आप में से ये भी बता रहे हैं कि एग्जिट पोल भी गलत हुए हैं, पिछली बार भी गलत हुए हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो इस बार की एग्जिट पोल्स में ऐसी क्या खास बात है, उसकी बात भी होगी। सबसे पहली बात तो पोलिंग जबरदस्त हुई है और ममता बनर्जी के लिए राह मुश्किल बनाने वाला पहला संकेत ये पोलिंग परसेंटेज है जो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग ने फाइनल राउंड की वोटिंग का फाइनल डेटा जारी कर दिया है। बंगाल में दूसरे फेज में भी वोटिंग का रिकॉर्ड तोड़ नतीजा आया है। बंगाल के 7 जिलों में जहां कल मतदान हुआ वहां 92.67% वोट पड़े। पहले फेज में 93.19% वोटिंग हुई थी और दोनों को मिलाकर के बंगाल में कुल वोटिंग हुई है 92.87%, 92.87%। यह बंगाल का आज तक का रिकॉर्ड है। पिछली बार 85.2% वोटिंग हुई थी। मतलब इस बार पिछली बार के मुकाबले 7.67% ज्यादा वोटिंग हुई है। यह पहली बात जो ममता बनर्जी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही। दूसरा, अब मैं आपको एग्जिट पोल्स बता रहा हूं जल्दी जल्दी, क्योंकि सारा डेटा आप लोग कल से लगातार देख रहे हैं सारे चैनलों पर, तो ज्यादा भूमिका नहीं बनाऊंगा। सीधे नंबर देखते हैं और फिर अपने मेहमानों की राय उस पर जानते हैं। मेट्राइज ने जो सर्वे किया था, पहले उसको आप देखिए। मेट्राइज ने बंगाल में इस बार परिवर्तन होने की बात कही है और दावा किया है कि बीजेपी सरकार बना सकती है। मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार भाजपा 146 से 161 सीटें जीत सकती है। टीएमसी को तगड़ा झटका लगने जा रहा है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में इस बार टीएमसी 125 से मैक्सिमम 140 सीटों तक जा सकती है। अन्य को 6 से 10 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। 4 मई को अगर ऐसे ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी के लिए बहुत 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 बड़ी कामयाबी होगी। एक ऐसा सपना साकार होगा जो आज का नहीं, दशकों पुराना है, अपने दम पर बंगाल में सरकार बनाने का। वोट में देख लेते हैं मेट्राइज के मुताबिक किसको कितना प्रतिशत वोट मिलने जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज में मेट्राइज के मुताबिक बंगाल में इस बार बीजेपी जबरदस्त गेन कर रही है वोट शेयर। मेट्राइज का आंकलन है कि इस चुनाव में बीजेपी का वोट परसेंट 42.4% रह सकता है, मतलब पिछली बार से लगभग 4.5% ज्यादा। तृणमूल का वोट बहुत गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। 48% वोट मिला था, इस बार यह गिरकर 40.8, 41% भी मान लें अगर राउंड ऑफ करके, तो 7% वोट की गिरावट तृणमूल कांग्रेस के वोट में आ सकती है और अन्य का वोट परसेंटेज 16.7। ये भी इंटरेस्टिंग है, इस पर बात करेंगे। पिछली बार अदर्स को, लेफ्ट, कांग्रेस, इंडिविजुअल सबको मिलाकर के 13% वोट था। इस बार मेट्राइज उस वोट को बढ़ा रहा है, जबकि ऐसा भी लोगों का, समीक्षकों का मानना था कि यह अन्य का वोट गिरना चाहिए। जितना ज्यादा बाइपोलर कॉन्टेस्ट होगा, तीसरे के लिए स्पेस उतनी कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस सर्वे में अदर्स का वोट में जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जल्दी से देख लेते हैं इनके अलावा जो बाकी लोगों ने एग्जिट पोल किए हैं वो क्या बताते हैं। उससे पहले एक बार रीजन की हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले जरा आइए इसी पर राय ले लें, फिर मैं आपको वो पोल ऑफ पोल्स या जिसको हम हिंदी में महा एग्जिट पोल कह रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले मेट्राइज के सर्वे की अगर बात करें, इसके हिसाब से दोनों पार्टियों के बीच में लगभग 1.7% वोट का अंतर होता हुआ दिखाई दे रहा है और सीटों में तकरीबन 20 सीट का गैप और होना चाहिए और बीजेपी एक मेजॉरिटी की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। बहुत से लोग इसको भी कंजर्वेटिव सर्वे कह रहे हैं कि अगर यह दिशा है, जो बीजेपी के लोग दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 170 के पार जाएगी। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बंगाल जो है, जो भी वो मैंडेट देगा वो क्लियर मैंडेट होगा, जिसके भी पक्ष में दे वो ऐसा फंसा हुआ नहीं होगा 150 से 160 वाला। त्रिपाठी जी पहले क्यों अभी इस पर बात कर लें, फिर बाकी सर्वे भी देख लेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक जो मेट्राइज का सर्वे है ये एक व्यवहारिक सा सर्वे दिख रहा है और दूसरा जो 2024 का डर है उसका हावी होना भी दिखा रहा है। हालांकि जो हमने भी जो अनुमान के तौर पर होता है, ये तो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, तो हमारा भी अनुमान 154 के आसपास है। और चूंकि कई बार जो लोग कह रहे हैं, जैसे कई लोगों ने हमको बंगाल से फ़ोन किया और कहा कि देखिए आप समझ नहीं पा रहे हैं, वेव है। तो हमने कहा किसकी वेव है? तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वेव है। हमने कहा लेकिन कितनी भी वेव होगी, कितना बढ़ के चला जाएगा, मतलब कहीं तो जाके वो रुकेगा ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप 170 180 तो मिनिमम मान लीजिए। और एक भाई तो अति उत्साही, वो 200 के पार बता रहे थे।
मतलब ये लोग सब हैं, और उनमें से 2 लोगों ने दावा किया कि हम लोग अभी तक तृणमूल कांग्रेस के मतदाता हैं। तो उनका ये कहना है कि भाई जिस तरह से लोगों ने एक पूरा का पूरा शिफ्ट हुआ है, और जिसको हम कहते हैं कि ममता जी का पक्का वाला वोटर था, वो इधर आया, मतलब बंगाली वोटर्स की मैं बात कर रहा हूं, नॉन बंगाली तो पहले से ही थे। अब मूल बात क्या है कि ये सस्टेन करेगा क्या? तो लोग 2-3 बातें कह रहे हैं कि एग्जिट पोल तो देखिए फेल हो जाते हैं। हाँ। अब मैंने 7-8 एग्जिट पोल देखे, उसमें 5-6 भाजपा के पक्ष में है और 2 हैं जो तृणमूल कांग्रेस। ऐसे ही है। अब मैंने उसके बाद सोचा कि जरा देख लेना चाहिए, तो मैंने उसको निकाला। 2011 में जब ममता जी की सरकार बनी थी लेफ्ट के सामने तृणमूल गठबंधन की, तो क्या हुआ था? उस वक्त के जो सर्वे थे, सेम सीटें सेम सब कुछ दिया था और वही ममता जी की आई थी। मतलब सिर्फ संदर्भ के लिए, क्योंकि लोगों को लग रहा है क्योंकि 2021 में सारे सर्वे फेल हुए, 2021 में जो एग्जिट पोल हुआ था वो बुरी तरह से फेल हुआ, सब बेकार हो गए। लेकिन 2011 में परफेक्ट और 2016 में जिसको कहते हैं क्लियर कट इंडिकेशन, यानी डायरेक्शन सही था, तो दोनों चीज सही थी। और अगर हम इसको यूं भी देखें कि पहले फेज के इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी का हाव भाव, उनकी भाषा, जिसको मतलब आमतौर पर टीवी पे हम लोग कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, जरा देखें कैसी है, वो सब आप देखिए तो ममता जी की वो जो हाव भाव वाली भाषा थी वो पूरी तरह से टूटी हुई, परेशान एकदम से। और इसमें बीजेपी ने निश्चित तौर पर उसको फायदा तो हुआ ही है। अब देखिए ये केंद्रीय अर्धसैनिक बल लगे तो नहीं होगा गड़बड़, तो उसको फायदा हो जाएगा। अभी कहां कहां रिपोल होगा वो आ जाएगा तो उसको फायदा हो जाएगा। ये सब मिलाकर उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखा, और मुझे इसीलिए लगता है कि जो सर्वे है लगभग ये उसी के आसपास जाता हुआ दिख रहा है। सर्वे पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो सर्वे गलत हुए हैं। पिछली बार बंगाल के तो काफी ऑफ मार्क थे, इसलिए यह सवाल उठाना जायज है कि सर्वे पर कितना भरोसा किया जाए। लेकिन सर्वे में भी यह देखना पड़ेगा कि हम किस सर्वे की बात कर रहे हैं। वैसे तो मैं भी आपको भी जो पोल ऑफ पोल्स दिखाऊंगा तो उसमें 6-7 पोल दिखाऊंगा, लेकिन उसमें बहुत सी एजेंसी ऐसी हैं जो नई एजेंसियां भी होती हैं। अगर भी आप सोशल मीडिया पर चली जाइए तो आपको 25 सर्वे मिल जाएंगे, लेकिन मैं वो सारे तो आपको नहीं दिखाने जा रहा हूं। तो हम आपको दिखाते हैं या बात हम करते हैं उनकी जिनकी कुछ विश्वसनीयता है, जिनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड है। ऐसे सर्वेज की मोटा मोटा 4-5 बड़ी एजेंसियों की हम लोग बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा की बात नहीं कर रहे हैं। क्या ये गलत नहीं हुई है? ये भी गलत हुई है, लेकिन इनके बारे में हम एक चीज और देखते हैं कि ये जो जिनकी थोड़ी विश्वसनीयता होती है ऐसी सर्वे एजेंसीज की, अगर ये गलती करती हैं तो दूसरी बार जो है हमने ये देखा है कि क्रॉस चेकिंग होती है इनमें, और उसके बाद ये थोड़े ज्यादा कॉशियस कंजर्वेटिव सर्वेज करते हैं, ये भी देखने में आता है। तो क्या इस बार बंगाल में ऐसा दिखाई दे रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये फैक्टर इस बार है कि कई एजेंसियां थोड़ा ज्यादा कंजर्वेटिव हो रही हैं अपने असेसमेंट के अंदर, कि हम गलत ना चले जाएं, कि वो थोड़ा बहुत ऐसा दिखाओ कि अगर गलत भी हुए तो बताने के लिए कुछ रहे। कोई हमारे पास एक लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए कि हमने भी ऐसा ही दिखाया था, हमारी इंटरप्रिटेशन में थोड़ी गलती थी, फैक्चुअली हम ठीक थे। बात करेंगे उसके ऊपर। एक बार जल्दी रीजन की बात कर लेते हैं। बंगाल में अलग अलग रीजन हम क्या मान के चल रहे थे और जो 2021 के चुनाव ने दिखाया, नॉर्थ बंगाल बीजेपी अच्छा करती है, साउथ बंगाल बीजेपी अच्छा नहीं करती है, मोटा मोटा। तो अब देखते हैं जरा रीजन में मेट्राइज का सर्वे जो दिखा रहा है वो किस रीजन में क्या दिखा रहा है। तो पहले बात करते हैं साउथ बंगाल की सीटों की। 3 रीजन में इन्होंने बांटा हुआ है, साउथ, नॉर्थ और एक राड रीजन। साउथ बंगाल में इन्होंने मेजॉरिटी सीट्स ले ली है, 183 सीट्स को, 294 में से 183 साउथ में ही ले ली है मेट्राइज के सर्वे में। और इसमें ये कह रहे हैं कि 80 से 90 आउट ऑफ 183 ये बीजेपी जीत सकती है। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले साउथ बंगाल में उसको बड़ा डेंट मिल सकता है। मेट्राइज के सर्वे के मुताबिक टीएमसी को यहां पर 88 से 98 सीटें जा सकती हैं। मतलब टीएमसी को बीजेपी पर बढ़त तो है, लेकिन पिछले बार के मुकाबले काफी नंबर ऑफ सीट्स उसकी डाउन हो रही हैं। 25 से 35 सीटों का उसको नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वो साउथ बंगाल है जिसके अंदर प्रेसिडेंसी एरिया है, कोलकाता और आसपास का सारा इलाका है, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, खाता भी नहीं खुला था पिछली बार, जहां खाते नहीं खुले थे, जहां खाता ही नहीं खुला बीजेपी का, वहां उसकी सीटें जो हैं वो कम हो रही हैं। अब दूसरे रीजन की बात करते हैं तो दूसरा आपके सामने अब आ रहा है रीजन उत्तर बंगाल का, नॉर्थ बंगाल का। इसमें 54 सीटें इन्होंने मानी है, शुद्ध बीजेपी के लिए फेवरेबल रीजन है। इन 54 में से मेट्राइज का सर्वे कह रहा है बीजेपी को 30 से 33 सीटें मिल सकती हैं। ये बिलीवेबल है, हो सकता है ऐसा। यहां पर अलीपुरद्वार, कूच बिहार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, इनके अलावा उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर और मालदा ये जिले हैं। और यहां पर बीजेपी को अगर ये नंबर भी आ जाए तो कोई हैरानी नहीं है, दुगने की बढ़त बीजेपी को मिल सकती है। जो ओरिजिनली फर्स्ट फेज का जो चुनाव था जिसमें 152 सीटें थी, वो उसके कुछ हिस्से इसके अंदर हैं, और उसमें तो बीजेपी का अपना टारगेट था 100 सीटें तक जाने का,
वो बात अगर बिलीवेबल है तो फिर ये भी बिलीवेबल है। अब तीसरे रीजन की जो है इन्होंने बात की है वो राढ़ रीजन है। इसमें कुछ जंगल महल का एरिया और कुछ साउथ बंगाल का एरिया, दोनों को मिला करके एक ये रीजन इन्होंने बनाया है। बर्धमान बीरभूम भी इसके अंदर आता है, पुरुलिया, बांकुड़ा, झारग्राम, ये रीजन जिसके अंदर इन्होंने डाले हुए हैं। यहां पर एक कांटे की टक्कर दिख रही है। इन 57 सीटों में टीएमसी को 26 से 32 और बीजेपी को 25 से 30 सीटें मिलती हुई दिखाई हैं। बीजेपी बड़ी कमजोर थी, यहां भी कमजोर थी। अगर बराबर का मुकाबला आ रहा है तो फिर तो ये साफ साफ दिखा रहा है कि किस तरफ ये नतीजे जा रहे हैं। लेकिन जो बड़ा इंडिकेटर है वो मैं आपको आप दिखाता हूं। जो सबसे बड़ा इंडिकेटर इस सर्वे का है, जो पुरुष और महिला वोट का इन्होंने दिखाया है डिवीजन जिस तरीके से हुआ है, वो आप देखिए। फीमेल वोटर में 44% वोट ममता बनर्जी को, 41% वोट भाजपा को। आप कहेंगे इसमें तो ममता बनर्जी आगे हैं, पिछली बार उनको 50% फीमेल वोट 6% कम हो गया ना, 6% उनका वोट डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का सीधे 36% से 41%, 5% फीमेल वोट बीजेपी का बढ़ रहा है। अगर आधी आबादी का 5% वोट बढ़ जाए एक पार्टी के लिए तो आप उसका अनुमान लगा सकते हैं उसका असर वोट पे 2% ज्यादा वोटिंग हुई है महिलाओं की, कितना होगा? 2% ज्यादा वोटिंग महिलाओं की हुई है। 2% ज्यादा वोटिंग भी हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और पुरुषों में बीजेपी को क्लियर एज दिखा रहा है ये सर्वे, मतलब बिल्कुल वो एब्सोल्यूट नंबर्स में एज है। 44% मेल वोट भारतीय जनता पार्टी को, 40% ममता बनर्जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों ही बातें अगर सही हैं तो इसका मतलब बीजेपी को फिर अच्छी बढ़त जो है वो मिलनी चाहिए। अब विजय जी, पहले तो इसी सर्वे की बात कर ले। मेट्राइज का सर्वे कंजर्वेटिव सर्वे है, आपको लग रहा है नहीं ठीक है इस बार इससे ज्यादा किसी एक पार्टी को मिलने के आसार नहीं है? जो इन्होंने जिस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया वो तो अपने सर्वे को जस्टिफाई किया ना। हाँ, तो उस सर्वे को अगर देखें तो यदि उसके जस्टिफिकेशन को देखें तो वो ठीक बैठता है। हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि जो उस दिन जब 29 को चुनाव हो रहा था तब भी हमने कहा कि बीजेपी को अगर जीतना है तो साउथ बंगाल में, कोलकाता में सबसे ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करना होगा। जो नॉर्थ बंगाल वाला और फर्स्ट वाला फेज तो था उसमें तो ठीक ही था, तब भी हमने कहा था कि कम से कम 3 गुना सीटें मिले, 18 से 54-55 सीटों पर आए भारतीय जनता पार्टी, तब वो जीतते हैं। वो फैक्टर इसमें दिखाई देता है। दूसरा था कि ये चुनाव कौन बदल सकता है? ये चुनाव महिलाएं बदल सकती हैं। जो वोटर 51% करीबन 50+% ममता बनर्जी के पास था, और उसमें से कितना परसेंट वो महिला की बजाय हिंदू महिला के तौर पर क्या भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है, उससे ये बदलाव होगा। तो वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 6% कम हो गया ममता बनर्जी का। तो वो जस्टिफिकेशन मुझे ठीक लगता है कि ऐसा हुआ होगा। ऐसा हुआ होगा कि नहीं होगा, ये सर्वे का जस्टिफिकेशन मैं ठीक मानता हूँ कि उससे जब तक महिलाओं का वोट ममता बनर्जी से नहीं छिटकता तो वो बीजेपी की जीत का कारण नहीं बन सकता था। लेकिन सवाल ये हो सकता होगा कि आज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज करेंगे तो फिर ये होगा कि भाई आप तो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि ममता बनर्जी से महिलाएं क्यों गई? क्योंकि जो एक जनरल हम रिकॉर्ड देख रहे हैं पिछले इलेक्शंस का, उसमें जो फ्री बीज हैं और जो जितनी योजनाएं हैं वो महिलाओं को और वोटर को अपने साथ बांधे रखती हैं सत्ता पक्ष में। और ममता बनर्जी ने कोई कम योजनाएं चला रखी हो, ऐसा नहीं है। तो क्या बड़ी वजह रही होगी? पुरुषों में मुझे कुछ नहीं लगता, क्योंकि पुरुषों का जो पूरा का पूरा जो इलेक्शन हम कह रहे थे कि पोलराइज्ड इलेक्शन था, और उसमें मेल हिंदू वो बीजेपी के साथ खड़े थे। ठीक है, पहले भी जो पिछली बार 50-52%, 60% पर हो गया था, उसमें भी वो खड़े हुए थे, और उसमें थोड़ा बहुत इजाफा ही हुआ होगा, कम तो वो नहीं हो सकता। तो उस दृष्टि से ये एग्जिट पोल को हम स्टडी कर सकते हैं। अब कितना पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, आज इस पर भी सवाल करना कि नहीं एग्जिट पोल ठीक होते कि नहीं, ये तो हमेशा चलता रहता है। सब अपनी साइंस को अपने हिसाब से काम। मैं इस पर गलत हो जाएगा तो हो जाएगा, इसमें दोनों होता है, एकदम एग्जैक्ट भी हुआ है, गलत भी हुआ है, उसका कुछ ऐसा वो नहीं है। और सब लोग, मैं तो दूसरे तरीके से देखता हूँ कि जो भी एजेंसीज करती हैं वो अपने क्रेडेंशियल्स का तो ध्यान रखती है ना, क्योंकि उनके क्रेडेंशियल्स भी तो उस इलेक्शन के साथ गलत होना कौन चाहता है? कौन चाहता है, ये है। इसमें तो माहौल भी नहीं बनेगा ना, ये तो भाई हो चुका है सब कुछ। एक बात जो आपने महिला वोटर वाली कही, ये जो मैं और लोगों को सुन रहा हूं, देखिए हम हमारे कहानी कुर्सी के मेहमानों से या शाम को हम प्रोग्राम करते हैं कॉफी, उसमें जो गेस्ट आते हैं इनसे हम रेगुलर बात कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि इनके पास, मतलब इनके मन में क्या बात है, वो लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब कुछ नए लोग मिलते हैं उनकी बात तो उसमें लगता है कि क्या हमने अभी तक जो समझा क्या वो मैच कर रहा है इनकी अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मुझे जब कुछ ऐसे लोग नहीं मिले, नए लोग, उन्होंने जैसे इसका सवाल का जवाब दिया, वो ये मानते हुए कि हाँ बीजेपी के पक्ष में वोट पड़ा है। सवाल आपका ठीक है कि महिला वोटर क्यों जा रही है ममता बनर्जी से दूर। उन्होंने कहा आप महिला वोटर की साइकी को एक आम वोटर की तरह क्यों नहीं मानते? भाई उसको भी और चाहिए,
दिल मांगे मोर वाली बात है। वही चल रहा है, सारी योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं चल रही थी, उसको मिल रही है, लाभ मिल रहा है, लेकिन फॉर ग्रांटेड हो जाता है वो। हो गया, मिल रहा है, ये तो हो गया, इसको तो मैंने मान लिया फॉर ग्रांटेड, ये मुझसे कोई ले नहीं सकता वापस। इसके आगे बताओ क्या है आपके पास देने के लिए? बीजेपी ने उस पर आगे लेकिन एक वादा चीज किए ऐड हुए कर दूं, हैं। अभी सुबह सुबह मेरी कोलकाता में एक अपने पुराने मित्रों में से जर्नलिस्ट से उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि भवानीपुर को ध्यान रखिएगा, भवानीपुर टफ सीट है ममता जी के तो फिर बताइए। लिए। ये मतलब और दूसरा उन्होंने कहा ममता बनर्जी से पर्सनली लोगों को प्रॉब्लम उतनी नहीं है। अभी भी ममता बनर्जी अगर उनके लिए कोई अलग से पोल कराया जाए तो उसमें नंबर उनको अच्छे ही मिलेंगे, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, इस सरकार के जो तंत्र बना हुआ है, और खास तौर पर उन टीएमसी का वर्कर जिस तरीके से वो लोगों के सामाजिक जीवन में घुस चुका है, और उसको कट मनी कह लीजिए, सिंडिकेट कह लीजिए, हर आदमी जो बंगाल से आता है वो यही शब्द इस्तेमाल करता है। हर आदमी तो झूठ नहीं बोल रहा होगा, हर आदमी गलत नहीं बताएगा। तो वो इंटिमिडेशन, वो मेरे घर के अंदर किसी एक दादा का, किसी पार्टी के आदमी का दखल, वो लोगों को अब मंजूर नहीं है। लोग उससे मुक्ति चाहते हैं, और वो लोग कहते हैं कि भाई इसी के लिए तो हमने लेफ्ट को हटाया था, इनको लाए थे, 15 साल से ये भी वही कर रही हैं। तो ये वो बातें हैं जो महिला वोट को भी ममता बनर्जी से दूर लेकर के जा रही हैं। सर जरा बाकी एजेंसियों का एक साथ दिखा देता हूं, फिर आपके पास में आता हूं। पोल ऑफ पोल्स, अभी तो हमने मेट्राइज की बात की है, इसके अलावा 5 सर्वे आपको मैं और दिखा रहा हूं, देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गए होंगे। पीपल्स पल्स, ये टीएमसी को 177 से 187, मैं जो आपको 6 सर्वे दिखाऊंगा उसमें से एक ही ये सर्वे है जो टीएमसी की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। 177 से 187 टीएमसी, 95 से 100 बीजेपी। ये पीपल्स पल्स का सर्वे है। पी मार्क सर्वे कह रहा है टीएमसी 118 से 138, बीजेपी 150 से 175। मेट्राइज से भी ज्यादा सीटें दे रहा है बीजेपी को। पोल डायरी, टीएमसी 99 से 127, बीजेपी 142 से 171, इनका मार्जिन ज्यादा है, 30 सीटों का मार्जिन लेकर ये चल रहे हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज, टीएमसी 130 से 140, बीजेपी 150 से 160, मार्जिन कम है, क्लोज फाइट बता रहे हैं। प्रजापोल 85 से 110 टीएमसी, 178 से 208, ये मैक्सिमम जा रहे हैं, हाईएस्ट जा रहे हैं बीजेपी के लिए। ये 200 के पार भी दिखा रहे हैं बीजेपी को सीटें मिल सकती हैं, ये प्रजापोल है। 6 में से 5 सर्वे कह रहे हैं बीजेपी की सरकार बनेगी, एक सर्वे कह रहा है कि वो टीएमसी की सरकार बन सकती है, और एक सर्वे, 2 सर्वे बल्कि मैं मेट्राइज को भी उसमें रखूंगा, मेट्राइज और चाणक्य स्ट्रैटेजी, ये क्लोज इलेक्शन जो है दिखाई देना, इतना क्लोज है कि इन्हीं के अगर आप उसमें चले जाएं मार्जिन ऑफ एरर में तो भी अल्टा पल्टी हो सकती है। तो सर एवरेज जो है आपका एवरेज दोनों को बहुत बराबर पहुंचाता है। हालांकि एवरेज का कोई मतलब नहीं होता सर, मतलब एक एवरेज यदि, हाँ मतलब एवरेज तो बहुत क्लोज दिखा रहा है मामला। सर देखिए, जितने भी ये एग्जिट पोल्स होते हैं वो आपको मोटा मोटी डायरेक्शन ही दे देते हैं, डायरेक्शन तो बता देते हैं करीब करीब। और ये बात सही है कि 3% से लेकर के 6% तक एरर भी होता है, फेल भी किए हैं लोकसभा चुनाव के समय, हम सभी देखें। और विजय जी तो हमेशा याद दिलाने से भूलते नहीं है कि 400 पार जो है, 400 पार 240 पर कैसे आकर के टिक गया था, वो सब बातें हैं। मूल बात यदि आप देखेंगे, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो हम लोग भी देख करके बातें करते हुए, हम लोग जरूर कहते थे, और हम तो खुल करके एक आध बार कहानी कुर्सी में भी बताया बोल भी चुके हैं कि भाई 2024 का जब चुनाव था और सभाएं होती थी तो जो इको होता था ऑडियंस से, वो उस प्रकार का दिखता नहीं था, तो मन के अंदर लगता था। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक हम जो चाहते हैं और एक जो होता है। तो हमारे चाहने से हम कोई सब न्यूट्रल जिसे कहते हैं ना, कई बार उसमें भी होता है, हम जानते हैं कि डीएम के वहां अच्छा करने जा रही है, ये बहुत क्लैरिटी है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये लेकिन वहां हम नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन जहां पर कांटे की टक्कर होती है वहां पर कहीं ना कहीं आपका अपने अंदर का बायस भी जो है वो निकल करके आ जाता है। तो इस जो जितने भी सर्वे हुए हैं उसमें मैं ये एक चीज बहुत दिखाई दे रही है, डायरेक्शन बहुत साफ है। और ये पहले दिन से हम कह रहे हैं कि बंगाल के जितने भी लोगों से मिला है उन सभी ने कहा है इस बार परिवर्तन होने वाला है। यस। दूसरी बात जो है, ममता बनर्जी के लिए एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो 33% या 30% से शुरुआत करती थी, ठीक है। साउथ बंगाल माना जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कठिन जो है वो एरिया है। वहाँ पर जो है वो जिस प्रकार इस बार पोलिंग हुई है वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी है। और इसलिए बड़ी कहानी है क्योंकि 34% मतदाता जो है वो नॉन बंगाली हिंदू है।
समझ रहे हैं। और ये नॉन बंगाली हिंदू का मतलब है जो बिहार से गए हैं, उत्तर प्रदेश से गए हैं, जो झारखंड के बंगाली झारखंड के हिंदू हैं, वो मारवाड़ी हैं, जो गुजरात से भी हैं, सिख हैं, वो सब हैं। वो जो वहां पर जो पूरा कलकत्ता, हुगली, हावड़ा इन सबों में काम कर रहे हैं, वो इन ब्लॉक वोटिंग करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। 1-2% की अपवाद की मैं बात नहीं आता, लेकिन वो इन ब्लॉक वोटिंग करते हैं। और जो बंगाली मुस्लिम्स है वो 42% के आसपास है। इस जो बंगाली हिंदू जो है वो 42% के आसपास है। तो बंगाली हिंदुओं में भी एक प्रकार का डिवाइड खास दिख रहा था। और वो उनको जो लगता था कि ममता बनर्जी ये जो बार बार बंगाली नॉन बंगाली कर करके और बांग्ला संस्कृति करके कह रहे हैं ना, ये हमारे लिए धीरे धीरे खतरनाक और इसका सबसे बड़ा मार्कर है कोलकाता और आसपास के इलाकों में वोटिंग होना। आप जहां भी देखिए 27 और टोटल आप देखिए, टोटल जिसे आज कहते हैं ना कि भाई एक सर्वे एक आकलन ये भी किया जा रहा था कि भाई देखिए आपने तो 1 करोड़ के आसपास का निकाल दिया, 90 लाख आपने निकाल दिया, तो इसीलिए 90% नहीं, 27 लाख ज्यादा नेट वोटिंग हुआ है। तो ये कौन लोग वोटिंग किए हैं? जो पहले नहीं जाते थे। 85% के ऊपर कलकत्ता में वोट पड़ने का मतलब ही क्या है? हाँ, मैं किसका वोटर नहीं जाता था, एक बात आप बताइए, किसका वोटर नहीं जाता था? जो सत्ता तंत्र होती है, चाहे वो कोई भी हो, यदि उस प्रकार की विचारधारा से है कि हम दूसरे को नहीं जाने देंगे, तो वही तो दूसरे को रोकती है। जो दूसरा है, जहां से काउंटर आ सकता है, उसको रोक देती है। उनके उसके करने के बहुत तरीके हैं। उनका वोटिंग आई कार्ड लेकर के पहले ही रात में रख लिया जाता था, उनको वोटिंग पोलिंग बूथ तक जाने नहीं दिया जाता था, तमाम प्रकार की चीजें कर दी। वो चीजें इस बार नहीं हुई है और ये उम्मीद की किरण दिखाती है। हम चाहते भी हैं कि ममता से छुटकारा हो, और मुझे लगता है कि ममता से छुटकारा इसी सर्वे में, मेट्राइज के सर्वे में, जिसको साउथ बंगाल इन्होंने बताया, मैं आपको जिले बता देता हूं सीधा सीधा। मुर्शिदाबाद, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, पूर्वी मेदिनीपुर, यहां बीजेपी ये सारे जिले मिला के 18 सीट थी मात्र। तो ये 152 4 जिलों में 0 थी। इसमें इन्होंने 3 जिले ऐड कर दिए हैं, जो नॉर्मल सेंस में जो साउथ बंगाल माना जाता है, उसमें इन्होंने नादिया भी इसके अंदर ही था। तो इसमें इन्होंने झारग्राम ऐड कर दिया है, पश्चिमी मेदिनीपुर ऐड कर दिया है, और इसके अलावा पश्चिमी मेदिनीपुर और झारग्राम, इनको इसके अंदर इन्होंने ऐड कर दिया। मुर्शिदाबाद इसके अंदर डाल दिया। ये 3 जिले इसमें इन्होंने डाल दिए। नादिया है बीजेपी का। तो मतलब जहां पर मान लीजिए इनके हिसाब से भी 25 सीट होगी बीजेपी की, वो बढ़ के हो गई है 80 से 90। तभी आंकड़ा आपको जो है 150 के पार इस सर्वे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये है, और कोलकाता में, हावड़ा में, हुगली में, अगर इन नॉर्थ 24 परगना में भी, साउथ में तो शायद अभी भी नहीं मिलेगा बहुत वोट, लेकिन अगर इन 4 जिलों में बीजेपी का वोट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पूरे बंगाल के अंदर एक जनरल सेंस ऑफ परिवर्तन है, तभी ये काम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। समीर जी, निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि दूसरे फेज का जो वोटिंग हुआ था कल 142 सीटों पर 7 जिलों में, उसमें से 4 जिले तो ऐसे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का 2021 में खाता नहीं खुला था। दक्षिण 24 परगना है, कलकत्ता है, हावड़ा है, और पूर्व बर्धमान का जो एरिया है, वहां भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुला था। और अगर आप कल वोटिंग का परसेंटेज देखेंगे तो कलकत्ता में 27% ज़्यादा वोटिंग हुई है वहां पर। और यह कहा जा रहा है, मतलब मैं कल के कुछ संघ के प्रचारकों से कलकत्ता में बात कर रहा था, जिन लोगों ने लगातार जमीनी स्तर पर वहां काम किया, उनका आकलन यह था कि इस बार 2026 के चुनाव में जो दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, जहां भारतीय जनता पार्टी कमजोर मानी जाती है, वहां 4 गुना सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी इस बार जीत रही है। और संघ ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह तय कर लिया था कि जो सबसे कमजोर लिंक है उसको सबसे मजबूत लिंक पहले बनाना है। जहां हम जीत रहे हैं वहां हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जहां हमारा बिल्कुल भी होल्ड नहीं है, जहां हम 2021 में बहुत बुरी तरीके से आ रहे हैं, तो इन 4 जिलों को भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट के रूप में लिया था कि यहां हमें बेहतर प्रदर्शन करना है। और फिर मेट्राइज का जो सर्वे बता रहा है और बाकी तमाम एजेंसी को जो सर्वे बता रहे हैं, और जिस तरीके से यहाँ वोटिंग हुई है, मुझे लग रहा है कि जो कल सेकंड फेज था, जिसे भारतीय जनता पार्टी का कमजोर पक्ष माना जा रहा था, ममता बनर्जी का स्ट्रांग पक्ष, क्योंकि ममता बनर्जी ने 2021 में वहां 123 सीटें जीती थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी 72 सीटें सेकंड फेज में जीतने की स्टेज पे पहुंच गई है। 72 सीटें संघ का आकलन है। आपके हिसाब से ये बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें जीतनी, बिल्कुल। और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी 170-175 के करीब पहुंचती हुई उनको नजर आ रही है। अगर मान ले कि 72 से संघ का एस्टिमेट है, मतलब वो जो आपको बताया उन्होंने, बिल्कुल संघ का एस्टिमेट है कि 72 सीटें हम जीत रहे हैं सेकंड फेज के अंदर, और कलकत्ता, हावड़ा और यहाँ बहुत बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। एक लाइन में जोड़ दूं, पोल ऑफ पोल्स दे दीजिए स्क्रीन पे। हाँ, एक लाइन जोड़ दूं। प्रोफेसर साहब ने जो बात कही कि भाई
जो नॉन बंगालीज हिंदू हैं उनका 90% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। ये बहुत सही बात है कि ऐसा होगा। तो इसका मतलब फिर ममता जी का ये आरोप ठीक ही था ना कि ये गैर बंगाली पार्टी है। एक तो ये, दूसरी बात कदम कर रहे हैं सर। अरे जब सारा 90% वोट नॉन बंगाली आपको दे रहा वो पहले भी देता था। हाँ, तो वो उसकी इमेज। दूसरी बात हमको उनको याद करना चाहिए, भले इसका इस चुनाव से फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, वो 27 लाख वोटों पर इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए जिनको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से रोक दिया गया। उसमें मान लीजिए 27,000 वोट भी सही है, तो 27,000 वोटों का वोट नहीं देने का अपराध तो किसी ने किया ही है। अब किसी ने मत कहिए, सुप्रीम कोर्ट ने तक कही है सारी बात। सौरभ जी एक उत्तर इनका, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि कोई हावड़ा में जगह है पंचला, वो कह रहे हैं वहां हम भी वोट करने गए थे और पहली बार हमें भाजपा का झंडा इस तरह से दिखा। ये कल की वोटिंग ये हावड़ा से ही है जो है, ठीक है। और जब हम ये कहते हैं कि कोई पार्टी गैर बंगाली इसलिए हो गई, अब ममता जी कहें तो ठीक है, विजय जी भी ऐसी बात करेंगे? नहीं, मतलब 100% किसी वोट राज्य दे रहे हैं, में इसका नहीं, मतलब अरे ये हुआ ना। तो तब फिर जब मोदी जी उनका कहते connect हैं क्या कि हुआ? मुस्लिम पार्टी है, तो तब तो आप नाराज जाते हैं, कैसे ऐसे क्यों मुस्लिम को एक ब्रैकेट में मारना है? 90% वोट मुसलमानों ने सर, दिया। लेकिन आपके ही तर्क पे मैं कह रहा हूं, आपके इसी कहानी कुर्सी की में आप कहते हैं क्या ये ठीक है कि मुस्लिम उसको वोट करता, मुस्लिम का मन है, तो आप उसको मैं कैसे कह सकते हैं? मन पे क्या मना कर रहा हूँ? नहीं, आप मैं गलत तरीके से तर्क को ले रहे हैं सर, मैं मन कह पे। रहा हूं मैंने कि ये ये थोड़ी मना कहना- किया कि गैर बंगाली ना दें, मैं तो पहचान, ठीक है सर, जब आप कभी-कभी मुस्लिम वोट भी पार्टी लड़ना कहते हैं तो वो ठीक है, 95% वोट दे रहा है, इसमें मन कहाँ है? बस अब यही मैं तो मूल दूसरी बात- बात कर रहा हूँ, आप उससे ज्यादा खतरनाक बात मैं कह रहा हूँ कि जब आप मुस्लिम 95% वोट आपका देते हैं तो मन उसे कहाँ है? कम्युनल वोट कहते हैं, आपका और मन हिंदू कहाँ है? 90% वोट दे तो उसे एकजुट वोट कहते हैं। इस डेफिनेशन से मैं ऐतराज करता हूँ। नहीं, लेकिन एकजुट नहीं हो पाया ना 90%। सर एक मिनट सर, इसको और विस्तार देता हूं। विजय जी, भाजपा 3 से 77 गई, गैर बंगाली वोट जो दूसरे वोट हैं वो मिले, अब उसको अगर बंगाली वोट भी मिलेंगे तभी वो सत्ता में आएगी, बिना बांग्ला भाषियों के, बिना बंगाली बिल्कुल लोगों के ठीक। वोट के आ ही नहीं नहीं होगा। सकती। वो तो नहीं आ हो सकता सकती। पटना। असली बात ये है। मैं तो हमेशा कहता हूं और खुले कहता हूं, कोई अरे मुझे ऐतराज वाली बात थोड़ी मुझे कर रहा हूं मैं। लिहाज नहीं है इसको कहने में कि पॉलिटिकल इस्लाम और पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी से लड़ने के लिए पॉलिटिकल हिंदुत्व बनना आवश्यक है ठीक है इस सर। देश में। ठीक, अब मैं ये अपनी वाली तो बहस राय मुझे नहीं मालूम है रख बहुत रहा। लंबी जाती मैं है। अपनी राय ब्रेक नहीं ले रख रहा रहा। हूं इसी नाइन्टी थोड़ा नोट पर। इन लोगों की ब्रेक के बहस बाद, इसको हाँ, करा ब्रेक के दीजिए। बाद अब ये पोल ऑफ पोल्स पर आपकी राय, ये आपको 150 160 वाला अभी ठीक लग रहा है ये बात, या 170 75 के पार वाली भाजपा के लिए लग रही है, या मतलब क्योंकि वो एक सर्वे है जो टीएमसी की सरकार बना रहा है, चारों में से उस राय का तो कोई नहीं है, इतना मैं जानता हूं। बड़ी उत्सुकता बढ़ गई है। अब 4 मई से पहले एग्जिट पोल कल जो आए उन्होंने लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ा दी है, क्या होने जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को मेजॉरिटी मार्क के पार जाते हुए दिखा रहे हैं। ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पहली बार बंगाल के अंदर बन सकती है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी, बहुत ऐतिहासिक घटना होगी भारत के चुनावी इतिहास में अगर ऐसा होता है तो, और बीजेपी का एक सपना पूरा होगा। लेकिन चूंकि पिछले इलेक्शन में भी 200 पार का नारा, उस वक्त भी कुछ एग्जिट पोल्स का ये दावा करना कि बीजेपी सरकार बनाएगी, और नतीजा हम आप सब जानते हैं बिल्कुल उलट हुआ था। इसीलिए विद पिंच ऑफ सॉल्ट लेना चाहिए इन सारे डेटाज को। ये मैं क्या इसलिए रहा हूं क्योंकि हम खुद भी जले हुए हैं कई बार गलत एग्जिट पोल्स में। इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है, एक अनुमान है लेकिन लोगों का, जिन्होंने सर्वे किए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है उनको दोष नहीं देना चाहिए। हाँ, ये ठीक भाई, है। यही कह रहा ये हूं ना कि सब कहिए कि अपनी हाँ तरफ से कि करते उन्होंने हैं। तो एक माहौल बनाने के लिए कर दिया। माहौल बनाने से 4 तारीख का नंबर नहीं बदल जाएगा, और सबकी अपनी साख दाव पे होती है। इसीलिए उन्होंने मेहनत की है, ठीक है, उनका ये नतीजा देखते हैं किसका ठीक होता है 4 तारीख को। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं, क्या तस्वीरें इन आंकड़ों से मेल खा रही हैं, तो वो एक एक करके देखते हैं। पहले कुछ ताजा तस्वीरें। बंगाल में वोटिंग खत्म होने के बाद 4 मई तक स्ट्रांग रूम की निगरानी में तमाम पार्टियां लग गई हैं जहां ईवीएम जमा है। हावड़ा के बाली विधानसभा में रात को लेकिन लोगों की भीड़ जुटने लगी, तस्वीरें देख रहे हैं आप वहीं की। इसके बाद हंगामा हुआ और सुरक्षा कर्मियों ने फिर जमकर लाठी चलाई, खूब लाठी चार्ज किया और लोगों को वहां से खदेड़ा है। इस बार की पोलिंग में 2 बड़े मतलब मार्के के बातें जो दिखाई दी, डिफरेंस आमतौर पर बंगाल के इलेक्शन से। ऐसे मैंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे जहां सीआरपीएफ छोड़ दीजिए, जहां पर बंगाल पुलिस वो सिचुएशन मैनेज करने में या उपद्रवी लोगों को पर डंडा चलाने में गुरेज करती हुई नहीं दिखाई दी। वरना लोग कहते थे कि ये टीएमसी की तरफ, ये तो टीएमसी के एजेंट के तौर पर काम करने लगी है बंगाल की पुलिस। बंगाल की पुलिस भी कई जगहों पर बड़ी एक्टिव दिखाई दी। एक बात तो ये बिल्कुल साफ थी। दूसरा, ऐसी झड़पें या पुलिस ने कहीं लाठी चलाई, ऐसी बहुत तस्वीरें आई, लेकिन कहीं कोई मेजर हिंसा की खबर नहीं आई।
दोनों राउंड के इलेक्शन में, और कल रात से अभी तक भी, क्योंकि पोल पढ़ने के बाद भी वायलेंस का रिकॉर्ड रहा है बंगाल का, तो वो भी नहीं हुआ। तो ये बड़ी अच्छे चेंजेस हैं बंगाल के लिए। बंगाल में बम्पर वोटिंग और एग्जिट पोल्स के अनुमानों से बीजेपी जाहिर है बहुत एक्साइटेड है, और यही वजह है कि वोटिंग के बाद ईवीएम्स को जब बसों में भरकर स्ट्रांग रूम ले जाया जा रहा था, तेज बरसात हो रही थी कल शाम से वहां पर, तब भी कार्यकर्ता बाइक्स पर निगरानी करते हुए बस के पीछे पीछे भी जा रहे थे। वो तस्वीर भी आप देखिए। अब सबकी ड्यूटी लगी हुई है स्ट्रांग रूम के बाहर, पहले ईवीएम छोड़ के आओ और फिर वहीं बैठ जाओ। ममता बनर्जी ने तो ये कहा था कि 2 दिन घर में खाना नहीं बने चलेगा, लेकिन सब माताएं बहनें ईवीएम की सुरक्षा जरूर करना। अब जरा नेताओं की बात। बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद बीजेपी के ग्राउंड लीडर्स कैसे फुर्सत के पल में चाय पकौड़े खाते हुए दिखाई दिए, और ये तस्वीर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इस पर बात करने के लिए है। इसमें जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये बीजेपी के संगठन के दिग्गज नेता सुनील बंसल हैं, जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने ये जो बीच में बैठे थे, ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, सामने नहीं आते हैं। अमित मालवीय भी हैं, वो को इंचार्ज है मेरे ख्याल। लेकिन इनकी चर्चा इससे पहले हमने इतनी सुनी थी जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी आई थी, और अब बंगाल में जब बीजेपी के आने की आहट दिखाई दे रही है, तो उसके पीछे भी यही सुनील बंसल। कल जब फुर्सत मिली पोलिंग के बाद, तो अपने वर्कर्स के साथ, समर्थकों के साथ बैठ के चाय नाश्ता किया उन्होंने। सुनील बंसल की जरा इनकी बात हो जाए। बंगाल में अगर बीजेपी की जीत होती है तो उसमें कितनी बड़ी भूमिका है? निश्चित रूप से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस समय जब भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी 2017 में, उस समय संगठन महासचिव थे उत्तर प्रदेश के, संगठन महामंत्री थे उस समय, लेकिन संगठन की तरफ से जो प्रभार उत्तर प्रदेश का था वो अमित शाह जी के पास था उस समय। और अमित शाह जी जिस तरीके से वहाँ लगातार संगठन के लिए लोग 2014 के पहले लगातार काम कर रहे थे, उसने उत्तर प्रदेश में बड़ी भूमिका बनाने में की थी, और अमित शाह जी और सुनील बंसल की जोड़ी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसके बाद सुनील बंसल अब दिल्ली राष्ट्रीय महासचिव बनकर आए, और उनको बंगाल की जिम्मेदारी गई, तेलंगाना की उनको जिम्मेदारी दी गई। तेलंगाना जैसा राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी एकदम कोई मतलब नाम लेने वाला नहीं था, वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काम किया। और बंगाल उनको जिस तरीके से दिया गया, क्योंकि पिछले चुनाव में 2021 में कैलाश विजयवर्गीय वहां पर प्रभारी बनकर गए थे, और तब तमाम तरह की शिकायतें हुई थी, लगा था कि भाई काम बराबर नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि इस बार अमित शाह जी ने सोचा और संगठन ने सोचा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सोचा कि सुनील बंसल सबसे बेहतर व्यक्ति होंगे जो बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ स्ट्रेटेजी बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। और जिस तरीके से सुनील बंसल ने वहां पर डेरा डाल दिया कि घर लेकर वो वहां पर टिक गए, और लगातार उन्होंने बंगाल का दौरा किया, सारी विधानसभा सीटों पे गए, एक एक सीट का बिल्कुल कोर आदमी है बंगाल में, बिल्कुल सबसे कोर आदमी, जिस तरीके से उन्होंने वहां पर बंगाल के एक एक सीटों का। सबसे बड़ी बात थी कि अमित शाह जी के साथ वीकली मीटिंग, इनकी 2-2 ढाई घंटे की मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक होती थी। कई बार चुपचाप दिल्ली आते थे, अमित शाह से मिलते थे, फीडबैक देते थे, अमित शाह से दिशा निर्देश लेते थे, और बंगाल में जाकर लग जाते थे। तो अमित शाह लगातार फीडबैक लेते रहे, निर्देश देते रहे। सुनील बंसल पल और हर विधानसभा की बूथ की जानकारी अमित शाह जी को देते रहे, और ये बहुत बड़ी बात है कि सुनील बंसल के कारण बंगाल में कोर टीम क्या है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार डिसाइड हुआ। कहां फिट हो रहे हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये बहुत कम लोग जानते हैं, वैसे बंसल जी मूलतः राजस्थान से हैं, उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री रहे, लेकिन बंसल जी का घर बंगाल में है। अच्छा। ये बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। उनका वहाँ घर है, और वैसे तो संगठन मंत्री होने के बाद आदमी का घर परिवार छूट जाता है, तो इसलिए, लेकिन उनका पुश्तैनी घर है वहाँ। सुनील बंसल को इस पूरे अभियान में अमित शाह ने, और मेरी अपनी जो जानकारी है कि एक समय तो अमित शाह भी ये चाहते थे कि जो BL संतोष की जगह है उनके साथ या उनके नीचे, यानी राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री के तौर पर आए, और बंसल जी देश भर में ये जो चुनाव का इलेक्शन मैनेजमेंट का काम है वो देखें, क्योंकि अमित शाह के अति विश्वस्त हैं। लेकिन कुछ कारणों से सुनील बंसल का वो जो कहें कि वो जो नियुक्ति होनी थी वो शायद रह गई। उसके बाद उनको महामंत्री बनाया गया, और महामंत्री बनाकर उनको इन 3 राज्यों का प्रभार दिया गया। उसमें भी एक ही चर्चा थी कि क्या पूरी तरह से बंगाल रहना है, तो पूरी तरह से बंगाल नहीं रहना है, दिल्ली रह के देखना है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लिए अभी जिस तरह से पिछले 6 महीने में सुनील बंसल ने काम किया है वो अकल्पनीय है। इसको बहुत स्पष्टता से समझिए कि जब अमित शाह कोई काम एग्जीक्यूशन के लेवल पर चाहते हैं तो उनको सुनील बंसल याद आते हैं। मतलब इसमें अब कोई भ्रम नहीं है। चूंकि इतने स्ट्रांग हैं तो उनके अपोनेंट भी बहुत जबरदस्त हैं। सुनील बंसल के खिलाफ बोलने वाले भी, उनके विरोध में बोलने वाले भी उसी तरह से मिलेंगे। चूंकि जिसका उन्होंने भला किया होगा वो सांसद विधायक जाने कितने लोग मंत्री होंगे, लेकिन जिसका बुरा किया होगा वो भी तो कहीं आज किसी ताकत में रहा होगा। और चूंकि एबीवीपी के बैकग्राउंड से हैं, अमित शाह के बहुत नजदीकी हैं, काम उन्होंने उसी तरह से किया है, तो इन सब वजहों से एक जिसको कहते हैं ना कि आदमी की एक टीम बन जाती है। तो अमित शाह को
बिना किसी संकोच के अगर कोई काम सौंपना हो तो बंसल जी हैं। और सुनील बंसल ने जो एक काम में और उनकी महारत हासिल है, एक तो विचार के पक्के हैं, परिषद के हैं, ये सब अपनी जगह। जो दूसरी पार्टियों में भी ऐसे लोग हैं कि जरा धमक के साथ मजबूती से काम कर सकते हैं, उनको बड़ी आसानी से अपने पाले में कर लेते हैं। ये भी बंसल जी की ये तस्वीर मैंने पहले इसलिए दिखाई क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा आप सबने बता दिया कि बीजेपी की जीत अगर होती है तो उसके एक बहुत बड़े कैरेक्टर होंगे ये, भूपेंद्र यादव की भी भूमिका, लेकिन ये लोग बैकग्राउंड में रहते हैं ज्यादा। भूपेंद्र यादव की भी भूमिका चुनाव प्रभारी के रूप में, उसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने भी बहुत बेहतर संगठन देखा। बीजेपी के ही उत्साही ने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा सुनील बंसल के लिए कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी के लिए अमित शाह हैं, अमित शाह के अमित शाह जो हैं वो ये हैं। और वो खास करके उसके साथ टैग किया गंगा सागर में इन दोनों का एक तस्वीर है कि दोनों सुनील बंसल और अमित शाह जी दोनों गंगा सागर के में थोड़ी दूर समुद्र में गए हुए हैं और उसकी एक तस्वीर, उसको निहार रहे हैं, उसकी तस्वीर आ रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम लोग बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे थे तो उस समय समीर जी ने इसका जिक्र किया था कि सुनील बंसल और भूपेंद्र यादव और बाकी लोग सारे सभी लोग एक बंगाल की बैठक शुरू हो चुकी है। जब बिहार चुनाव खत्म हुआ था, जिस दिन खत्म हुआ था उस दिन उसका रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी थी और ये नेतृत्व जो है इसका पूरा का पूरा जिम्मा जो है वो सुनील बंसल को दे दिया गया था। और हम तो देखे हैं सामान्यतः जिसको भी प्रभारी बनाया जाता है तो फिर वो 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने जो है वो अपना सब घर द्वार छोड़ करके जो है वो जम ही जाता है। तो पिछले 6 महीने से सुनील बंसल लगभग वहीं पर कलकत्ता में ही विराजमान रहे हैं। अच्छा। और पूरे चुनाव मैनेजमेंट को देखने के। अब जैसे ये चेहरा नहीं थे, लेकिन इनकी बात आपने देखा कि कितना स्ट्रांग रोल है इनका बीजेपी की नेटवर्क में। जो चेहरे बने, मोदी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तो बड़े चेहरे हो गए। जो बंगाली चेहरा था वो थे शुभेंदु अधिकारी। मुझे कल से उनकी बहुत सारी बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीरें दिखाई दी हैं और मुझे लग रहा है शुभेंदु अधिकारी शायद दिल से यकीन कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है। ऐसे एक तस्वीर अभी आप ये देखिए, झालमुड़ी बड़ी फेमस होगी इस चुनाव में। मोदी जी ने जाकर दुकान पर जब झालमुड़ी खाई तो ये भवानीपुर में एक जगह पर झालमुड़ी के ठेले पर पहुंच गए, चलिए साहब पहुंच गए। अब वो जितने आत्मीय तरीके से लोगों से कल मिल रहे हैं, झालमुड़ी वाले का फोन मांगा, फोन दिखाओ अपना, उसमें अपना नंबर डाला, तो अब मैं तुम्हारा एमएलए होऊंगा, मेरा नंबर रखो। अपने झालमुड़ी का ठेला लगाने वाले को शुभेंदु अधिकारी, जो जीते तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, वो आदमी अपना फोन नंबर खुद फीड करके दे रहा है। वीडियो देखिए आप एक बार जरा। जी बिल्कुल, नंबर बांटते हुए लोगों को सबको अपना नंबर दे रहे हैं, झालमुड़ी खिला रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए नहीं कि शुभेंदु अधिकारी की, एक महिला वोटर आई, बुजुर्ग महिला थी, खुद छाता पकड़ लिया हाथ में, आइए माता जी आइए वोट डलवाया। ये वीडियो भी खूब चल रहा है अप्लाई करना चाहिए। और इसके बाद फिर उनके परिवार वालों को बोला कि इनके साथ ये जुल्म मत कीजिए, इनकी इतनी आयु हो गई है, चलने में दिक्कत है, इनको पोलिंग बूथ तक लाने का अनुमति कीजिए। आजकल तो घर में भी वोट डालने की व्यवस्था कर दी है चुनाव आयोग ने बुजुर्गों के लिए, तो इनकी वो वाली एप्लीकेशन लगा दीजिएगा अगली बार से कि इनको पोलिंग बूथ पे ना आना पड़े। अब एक तस्वीर और देखिए आप, शुभेंदु अधिकारी की एक तस्वीर, ये बैठे हुए ये सारे लोग हैं टीएमसी के, सब टीएमसी के लोग हैं। वहां चले गए बात करने के लिए टीएमसी के बूथ पर, टीएमसी के जहां एजेंट बैठे थे, उन्हीं का कोका कोला लिया और पी लिया गटक के। कह रहे हैं इनको सबको मिलकर रहना है चुनाव के बाद, कह रहे हैं इनको सबको मिलजुल कर रहना है। देखिए एक बार तस्वीर। घर तो पुराना है ना, लेकिन इंटरेस्टिंग है ये। देखिए इससे है ना एक माहौल थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है। कोई ऐसा वो नहीं है कि वो उनके साथ चले जाएंगे या वो उनके साथ नहीं जाएंगे, लेकिन एक बेहतर तस्वीर के तौर पे इसको मैं देखता हूँ कि शुभेंदु वहाँ कर रहे हैं। ये तो वैसे उनके पुराने ही लोग हैं सबके सब लोग, लेकिन चुनाव की गर्मी को ख़त्म करने का एक बेहतर तरीका ये हो सकता है। सुनील बंसल जी के लिए मैं एक बात का जिक्र करूँ कि सुनील बंसल और अमित शाह की जोड़ी क्यों चलती है, क्योंकि जितना वो हार्डकोर डिसीजन वाले और डिसिप्लिन वाले अमित शाह, सुनील बंसल भी उसी तरह से एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करते हैं। और आदमी की सबसे बड़ी इच्छा क्या होती है कि वो जो कर रहा हो ना वो सबको पता होना चाहिए। बीजेपी के जो लीडर ये एग्जीक्यूशन पे काम करते हैं, उसमें सुनील बंसल का नाम भी है, भूपेंद्र यादव का भी किया, भूपेंद्र यादव भी वैसे लोगों में से, वो उस इच्छा से दूर रहते हैं।
आज आपने कल ये पकोड़े खाने की फोटो के बाद इसकी बात कर दी, 2 महीने इसकी चर्चा तो नहीं हुई थी कि सुनील बंसल देख रहे हैं। और बहुत सारे नेताओं की इच्छा होती है कि प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं तो उनके साथ तो एक खड़े खड़े कई बार होता है, आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट पर उतरे तो फोटो खिंचवा लिया, ये लगे ताकि लगे कि भाई हम क्लोज हैं। तो वो काम वो लोग नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये भी नोटिस कीजिए, मैंने बहुत सारे जो संगठन के लोग होते हैं अलग अलग पार्टियों को, उनको देखे हैं ऐसे बिना 7 स्टार के ये पकोड़े खाना ये भी सामान्य बात नहीं है। ये बीजेपी वालों में है, बीजेपी वालों में है, मतलब ये सामान्य बात नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है, उसको देखना चाहिए कि कैसे आप लोगों से जुड़े रहने के लिए जरूरी। बड़े आदमी तो आप बन ही जाते हैं, बड़े आदमी तो हो गए। सुनील बंसल की फोटो आपने बहुत बड़ी बात की कि ये इनके अंदर, जैसे मैं प्रधानमंत्री का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, छपास, छपास वाला वो बिल्कुल नहीं है। हम छपें, हम दिखें, हमसे हमारे बयान चलें, लेकिन वो इच्छाएं नहीं है। वो नहीं है। सौरभ ऐसा बैकग्राउंड बना के काम करना है। इनको जो श्रेय मिल रहा है वो पार्टी के तंत्र में मिल रहा है। सौरभ ऐसा है ना कि संघ के जो संगठन मंत्री होते हैं किसी में नहीं रहता वो आपको कहीं नहीं दिखाई देंगे। आपको ना BL संतोष जी दिखाई देंगे, ना नागेंद्र जी दिखाई देंगे। कोई भी संगठन मंत्री आपको कहीं भी छपास और दिखास एक बात ये आपको कहीं अच्छा, ये कॉन्ट्रास्ट है। देखिए, दूसरा पर्दे के पीछे ही काम करते ये हैं। संगठन के लोग हैं, लेकिन जब आपको शुभेंदु की तस्वीर दिखा रहा था, संगठन के वो आदमी- फेस है, वो फेस है, वो फेस है। वो अलग वो तरीके से ये बिहेव काम, करता है। वो जो काम कर रहे हैं ना, शुभेंदु जो काम कर रहे हैं, वो ये नहीं उनकी भूमिका के लिए जरूरी है। मैं दिखूं, मैं लोगों के बीच में जाऊं, लोग मुझे पहचाने, उसे आप छपास मेरी मत चर्चा करिए। करें लोग। ये उनकी रिक्वायरमेंट है, उनकी वर्क प्रोफाइल। संगठन और सरकार दो अलग अलग होते हैं। संगठन का व्यक्ति अगर सरकार में दखल देने लगे तो फिर समस्या होती है ना। मतलब सुनील बंसल संगठन प्रमुख थे, सरकार बनने के बाद फिर जो हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश से उनको बाहर निकाल के दिल्ली लाना पड़ा। एक शुभेंदु अधिकारी का बयान मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। देखिए, जीत के बाद बहुत चेहरा भी बहुत कुछ बोलता है। तो ममता जी जहां पूरा दिन तनाव में दिखी, वोटिंग के बाद भी तनाव में दिखी, वोटिंग के बाद आरोप ही आरोप थे, इनके पास कहने के लिए चेहरा खिला हुआ था, मुस्कुरा के बात कर रहे थे, रिलैक्स दिखाई दे रहे थे। और इन्होंने कहा कि ये कोई 140, 50, 60 वाला चुनाव नहीं है। बंगाल की जनता ऐसा नतीजा नहीं देती। बंगाल की जनता जिसको देती है, एक तरफा मैंडेट देती है, क्लियर देती है। तो उन्होंने कहा बीजेपी 180 सीट मिनिमम आएगी और हिंदू वोट हमको अधिकांश मिल गया है। ये मैं आधार बता रहा हूं जिसकी बिना पर मैं कह रहा हूं 180 सीट आएगी। दक्षिण बंगाल में 90% वोटिंग का मतलब क्या है, खासकर तब जब ये टीएमसी का गढ़ माना जाता रहा है। 92%, 3% हिंदू बहुल क्षेत्र में वोटिंग हुआ। मुसलमान ने 80% वोटिंग किया। ये नया बंगाल, ये भगवा बंगाल, स्वामी विवेकानंद के बंगाल ट्रेडिशन है। जिसको मिलेगा 180 मिलेगा, उसके ऊपर ही रहेगा। भगवा हो गया है, कमल खिल गया है। आने वाला दिन मोदी जी का नेतृत्व में एक राष्ट्रवादी सरकार बन रहा है। और यहीं फिर ममता बनर्जी को भी सुन लीजिए आप, लगे हाथ ही आपको दिख जाएगा क्या अंतर था दोनों की बॉडी लैंग्वेज के अंदर। एक तो ममता बनर्जी कल पूरा दिन वो अलग अलग बूथ पर जाती रहीं, और ये अलग है ममता बनर्जी के जनरल पोलिंग डे एटीट्यूड से। ये कल भी चर्चा हो रही थी और इसको और लोगों ने भी कहा, मैं आपको वो बयान भी दिखाऊंगा। ममता बनर्जी का गुस्सा था सेंट्रल फोर्सेस पे। ममता बनर्जी ने कहा ये लोगों को परेशान करने के लिए लाई गई हैं, ये लोग गुंडागर्दी करके, ये लोग जबरदस्ती चुनाव कैप्चर करके जीतना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मैं 2/3 बहुमत से फिर सरकार में आऊंगी, 4थी बार सरकार में आऊंगी। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पिटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट। देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है। लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, बट our workers and people are ready to die. जी, तो अब ये कॉन्ट्रास्ट जरा आप देखिए, ये हमें ही दिख रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। ये शुभेंदु अधिकारी बनाम ममता बनर्जी, दोनों कल जिस तरीके से दिखाई दिए। दिन में आक्रामक शुभेंदु अधिकारी बहुत थे, जब पोलिंग चल रही थी खूब दौड़ लगाई उन्होंने, जब इनको घेर लिया एक बार टीएमसी के लोगों ने, लेकिन पोलिंग के बाद फिर ये रिलैक्स हो गए।
और वो ये एक तस्वीर पोलिंग के बीच की है, जब वो माता जी को हाथ पकड़ के छाता लेकर के साथ में आ रहे थे, उस वक्त की तस्वीर है। तो जनरल एटीट्यूड में, बॉडी लैंग्वेज में, बातों में, बयानों में श्रिलनेस कितनी, किसमें ज़्यादा किसमें कम थे पार्टी जी, वो क्या बता रहा था? देखिए, एक तो ये कि मतलब मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बड़ी पसंदीदा नेताओं में है ममता बनर्जी, लेकिन समय चला गया। वो ममता बनर्जी जो बंगाल को बदलने का दावा कर रही थी और उसी में वो फंस गई, ट्रैप हो गई उसी में, जो जिसको कहते हैं ना कि अच्छे से सत्ता रखनी है, इसको निकलने नहीं देता। और सत्ता में जाते हुए अधिकांश नेता अपने ही उसी ट्रैप में फंसते हैं। ये जो कहा जाता है ना कि जो हथियार आपका होता है उसी हथियार से आपका अंत होता है। जिस हथियार का उपयोग उन्होंने कम्युनिस्टों के खिलाफ किया वही उनके खिलाफ जा रहा है। शुभेंदु को अगर देखें तो सचमुच वो उस तरह से व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो मुख्यमंत्री बन चुके हों या बनने वाले हों, जो एक ओनरशिप होती है, क्योंकि किसी राज्य में नेता मन में पहले ओनरशिप लेता है ना, उसके बाद तय होता है। शुभेंदु के मन में वो ओनरशिप दिखती है। जो लोग उनके अगल बगल हैं उनको अब ये नजर, जैसे पिछली बार का आप चुनाव याद कीजिए, शुभेंदु क्या क्या नहीं करते थे, लगता था जैसे एक खिसियाया हुआ सा आदमी है, अच्छा चलो हम तुम्हारे साथ थे, तुमने नहीं होने दिया, अब हम तुमको बताते हैं। ऐसा चिढ़ा हुआ सा, खिसियाया हुआ सा, थोड़ा गुंडागर्दी करने वाला। इस बार क्या था, बहुत सेटल हुए, बहुत एकदम लग रहा था कि हाँ अरे ये तो मतलब इस आदमी को पता है कि क्या करना है। बयान भी आप देखिए, जब वो कहते हैं कि 92% हिंदू जाएगा, सनातन करेगा, तो उसमें भी वो वाला तीखापन, वो आक्रामकता नहीं रहती। और बार बार वो स्वामी विवेकानंद का संदर्भ लेकर आते हैं, बार बार वो बंगाल का संदर्भ लेकर आते हैं। तो मुझे लगता है बहुत साफ साफ अंतर दिख रहा है, एक आउटगोइंग है, दूसरा इनकमिंग है, ये दिख रहा है। डिसाइडेड, मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो जनता तय करेगी। बाकी अधीर रंजन चौधरी ने वो बात की जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, बयान मुझे मिल गया तो आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा वोटिंग के दिन ममता बनर्जी ऐसा व्यवहार नहीं करती थी, इतनी परेशान हमको कभी नहीं दिखाई दी जितना कल दिखाई दे रही थी। ये बात तो सही। केंद्र में मतलब दहड़ते हुए नजर आते हैं और जिस तरीके से बेचैन तरीके से उन्होंने इधर उधर घूम रहे हैं और बात भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हुआ कि जब ममता बनर्जी चुनाव के दिन अपने क्षेत्र में सुबह से इस तरीके से वो हरकत कर रहे हैं। ये कभी बंगाल के लोग पहले इसको देखा नहीं। मतलब ये अभूतपूर्व है कि बंगाल के मुख्यमंत्री इस तरीके की बूथ जाते हैं और चुनाव के दिन मतलब थोड़ा बेचैन तरीके से घूम रहे हैं। इसलिए लगता है मुझे कि ममता बनर्जी चुनाव जीतने में असहज महसूस कर रहा हूं। चुनाव में ममता बनर्जी थोड़ा पैनिक। वैसे तो सबसे रिलैक्स अधीर रंजन ही दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उनका खुद का, वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार बहरामपुर से, लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है। राहुल गांधी तो अंडमान पहुंच गए थे कल जब ये पोलिंग चल रही थी। ऐसा है ना कि जब दो टीम खेल रही होती है और जिसमें आपका कहीं नहीं स्टेक होना, तो वो मैच बढ़िया से देखता ही है आदमी। और जब किसी को आप लाइक करते हैं और वो मैच खेल रहा होता है तो आपकी धड़कनें बढ़ी हुई होती हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब हिस्सा रहे हैं बंगाल के इलेक्शन का अधीर रंजन चौधरी, वो कह रहे हैं कि मैंने ममता बनर्जी को इतना परेशान नहीं देखा। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। ममता बनर्जी कल 6 बजे से सुबह से वो बूथ तक जा रही थी और सबसे पहले तो जा करके फिरहाद हाकिम के यहाँ गए, उनके बूथ पर गए, उनके घर पर गए जा करके। और दूसरी बात, कल सारे ये चैनल पर भी बात की जा रही थी कि भाई ममता बनर्जी कभी भी फर्स्ट हाफ में वोट करने नहीं जाती थी, सेकंड हाफ में वोट करने जाती 4 बजे जाती थी। क्यों जाती थी ऐसा? तब उनको पता था कि जो है सो है। इस बार अपना उसलिए वहां पर गई ताकि वो अपने कार्डर को मैसेज दे सकें, मोबिलाइज कर सकें, उनका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कर सकें। और हताशा और निराशा तो चेहरे से कल उनका पूरा चिड़चिड़ाहट, जब आप अकेले देखना शुरू कर रहे हैं कि भाई चुनाव ऐसे होता है, शांति से होता है। अरे भाई पिछली बार चुनाव में 58 लोग मारे गए थे जी, पंचायत के चुनाव में 75 लोग मारे गए थे, 300 हिंसा हुई थी, 300। तो आप कह रहे हैं कि कल तो कोई भी हिंसा नहीं। और ममता बनर्जी उल्टी बात बता रही है कि ऐसा चुनाव होता है, गुंडागर्दी से चुनाव होता है, जिस दिन कोई बड़ी वारदात हिंसा की नहीं हुई। एक और इंटरेस्टिंग, क्योंकि समय फिर खत्म हो जाएगा इस सेगमेंट का, एक इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखा देता हूं आपको। एक और कॉन्टेस्ट है इस बार वहां जिसकी बात करेंगे, पोर्ट सीट का। वो 2 विंडो ये दिखा दीजिएगा एक बार। ये है फिरहाद हकीम वर्सेस राकेश सिंह।
फिरहाद हकीम कलकत्ता के मेयर हैं, फिरहाद बॉबी हकीम इनका नाम है, ममता बनर्जी के खासम खास। इनके सामने हैं राकेश सिंह, थोड़े ये भी दबंग छवि वाले व्यक्ति हैं, जेल से इनको उतारा छूटे गया थे। पोर्ट से, जेल से छूटे थे, जेल से छूट के आए थे और नॉमिनेशन किया था अगले दिन 2 दर्जन केस आकर के। एक मैं आपको जानकारी दे दूं, जेल से छूटते नहीं, बिल पे आए थे। भाजपा के कुछ नेताओं ने एक्स्ट्रा एफर्ट लेकर इनको छुड़वाया है। इनकी अच्छा, जमानत के छूटते भी लिए लीडरशिप, मतलब जिसको कहते हैं ना कि टॉप लीडरशिप से लेकर नीचे तक इंटरेस्ट लेके और इनको छुड़वाया गया, क्योंकि फिरहाद हकीम के सामने राकेश सिंह के अलावा कोई लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। भले लोग क्या रिपोर्ट है? दोनों ही भले लोग हैं। भले लोग नहीं, बहुत फंसी हुई सीट है, पोर्ट सीट ना। इनकी सीट भी फंस गई है। बहुत फंसी हुई। फिरहाद बहुत ताकतवर है, फिरहाद बॉबी हकीम तो बहुत ही बंगाल में आप ये ताकतवर कह है। सकते हो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा राकेश सिंह है, अब ये तो थोड़ा आप ये कह सकते हो। भवानीपुर, नहीं, पोर्ट ये तो सिटी, ज्यादा- ये ज्यादा। सब ये सीटें फंस रही हैं, तो फिर अपने आप में काफी बड़ी स्टेटमेंट है ये। नहीं, ये भी कह सकते हैं विजय जी, विजय जी, फंसी होने का मतलब क्या होता है? फंसी होने का मतलब ये थोड़ी कि फरीद हकीम ही हारेंगे, मतलब एकदम। टफ कॉन्टेस्ट वाली सीट है। और भवानीपुर के लिए मैंने बोला कि भवानीपुर से वहां के एक मित्र ने कहा कि भवानीपुर सीट मुश्किल में है, टफ सीट है। एक बार पोल ऑफ पोल स्क्रीन पर दे दिए जरा मेहमानों की फाइनल ओपिनियन बंगाल पे लें, फिर इसके बाद और राज्यों की बात। पोल ऑफ पोल्स ले लीजिए स्क्रीन पे जल्दी से। इनमें से आपको 4 तारीख के सबसे नजदीक पहुंचता हुआ कौन सा दिखा है? त्रिपाठी जी, बहुत शॉर्ट में 6 पोल हैं आपकी स्क्रीन पर, बताइए। नहीं, देखिए, इसमें जितने भी पोल हैं, हालांकि एक पोल तो ऐसा है कि वो उस तरह वाला है कि ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, दोनों जब एक नज़दीक पहुंच जाते हैं। लेकिन मुझे इसमें मटराइज का पोल वो सबसे, जिसको कहें कि नियरेस्ट पहुंचता हुआ विश्वसनीय लग रहा है सर। 160 तक भाजपा जो है लगभग। इंडिविजुअल का मैं कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन सबकी एक डायरेक्शन है कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रहे हैं। 150-60 वाला या 170 पार वाला? सर ये सीधा सवाल। नहीं, मुझे लगता है अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो वो बड़ी नंबर से बनेगी। अभी अगर नहीं हटाया आपने? नहीं, अगर तो 4 तारीख को ही हटा सकते हो ना। इन्होंने तो हटा दिए तीनों ने। वो आपके तो- मन में अगर है क्या? नहीं, मन में नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि उसमें भी, मैं आपने जो सवाल पूछा उसमें मैं कह रहा हूँ कि नंबर जो है वो ज्यादा होगा, कम नहीं होगा। ठीक, ज्यादा होगा। हाँ। जिसको मिलेगा अच्छा नंबर मिलेगा। मैं उस बात पे जोर दे रहा हूँ। मेट्राइज का जो आंकड़ा है ना, वो डरते डरते है। मैं 170 से नीचे कम नहीं समीर जी? बात करूंगा। मेरा एग्जिट पोल तो 175 कह रहा है सर। 175 कह रहा है, ठीक है। तो बात खत्म हो गई। देखिए आप ही सबसे जो है हम तो डरा बता रहे हैं आप। हाँ? टिके हुए हैं, वहीं टिके। 150-60 ये ठीक है सर, चलिए। लोकसभा की मार एक खाए। बंगाल की बात आई, अब असम की बात करते हैं। कल एग्जिट पोल में असम के नंबर्स क्या दिखाई दिए? एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि बीजेपी की सत्ता में वापसी होगी और तीसरी बार वापसी होगी। मतलब हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी लीडरशिप में बीजेपी में आने के बाद पहला चुनाव जीत सकते हैं और नंबर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में कुल 126 सीटें हैं, तो इसके हिसाब से 64 सीटें चाहिए बहुमत का आंकड़ा जो है सरकार बनाने के लिए। पहले फिर मेट्राइज एजेंसी की बात कर लेते हैं। मेट्राइज के मुताबिक असम में बीजेपी को 85 से 95 सीटें मिल सकती हैं। बाय द वे, बीजेपी के नेता इस बार नारा लगाते गए थे कि 100 के पार लाएंगे इस बार। तो 85 से 95 ये एग्जिट पोल में मेट्राइज एजेंसी दे रही है बीजेपी को, बड़ा नंबर है और इसमें अपने दम पर बहुमत बता रही है। मतलब वो 64 जो है उससे पार बीजेपी जो है पिछली बार नहीं जा पाई थी, अकेले नहीं जा पाई थी, गठबंधन के साथ 75 सीटों पे आई थी वो, लेकिन इस बार उसको किसी साथी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल्दो अलाय हैं उसके। कांग्रेस पार्टी 25 से 32 सीट, ये लगभग पिछली बार जहां थे वहीं पर दिखाई दे रहे हैं और अन्य को भी 6 से 12 सीटें। यहां अन्य में इनके अलावा तो बड़ा प्लेयर तो AIUDF ही है। AIUDF को भी कुछ सीट हो सकता है मिलती, उसमें दिखाई दी। AIUDF के सीट्स कम होंगे, लेकिन ये बीजेपी प्लस में मेरे ख्याल से ABP जो क्या नाम है उसका, असम गण परिषद AGP है, 7-8 सीटें उनकी हैं, लेकिन वो 85 तो है उसका। नॉन अलाइंड है EGP नॉन अलाइंड है। नहीं, AGP बीजेपी के साथ है। मैं कह रहा हूं ये अलायंस दिख रहा है ना। नहीं, बीजेपी प्लस में वो AGP वो इसके अंदर है, इसीलिए मैंने कहा। तो वो ये दोनों अलायंसेस का इसका आपको नंबर दिखाई दे रहा है। और अगर आप वोट शेयर में देख लें तो वोट शेयर में कहानी मेल खाती हुई दिखाई देती ही है। यहां से बीजेपी को 45.5% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है मेट्राइज के एग्जिट पोल में। कांग्रेस को 39.8 का 5% लगभग आप कह लीजिए अंतर दोनों के बीच में वोट का रहेगा। 5% का गैप बहुत गैप होता है और 14.7% अंतर जो है वोट जो है वो अन्य को मिल सकता है। ये असम का एग्जिट पोल है जो इस वक्त दिखाई दे रहा है। और जो मैंने आपको कहा कि चीफ मिनिस्टर के तौर पर और चीफ मिनिस्टरियल फेस प्रोजेक्ट करके हिमंता बिस्वा शर्मा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी में आने के बाद, क्योंकि पहले जो 5 साल थे वो सर्बानंद सोनोवाल के थे, उनकी लीडरशिप में बीजेपी ने चुनाव जीता था। वो जो लीडरशिप चेंज हुआ था वो चुनाव के बाद हुआ था।
इस बार असम हेमंता विश्व शर्मा को आगे रखकर चुनाव लड़ा है बीजेपी ने, और उसमें भी और उनके जिस तरीके के बयान आ रहे थे उनको आप याद कीजिए, खुलकर उन्होंने हिंदू मुसलमान की बातें की, मियां मुसलमान को टारगेट किया, उन्होंने कहा मैं बांग्लादेशियों को बाहर करके रहूंगा, उन्होंने बताया कि हमारी अस्तित्व का सवाल है ये, मतलब असमी मूल के जो लोग हैं उनके अस्तित्व का सवाल है, हमारी भाषा संस्कृति वरना सब खत्म हो जाएगी, इतने बांग्लादेशी मुसलमान आ जाएंगे। उसके बाद ये एग्जिट पोल का नंबर दिखाई दे रहा है। कुछ बयान है वो एक बार देख लें, या उससे पहले आपको पोल ऑफ पोल्स दिखा देता हूं असम का। चलें पोल ऑफ पोल्स दिखा दीजिए असम के लिए। बाकी जो पोल हुए उन्होंने क्या बताया, वहां एग्जिट पोल, तो उसमें आप देखिए मेट्राइज का आपने देख लिया पहला, इसको फुल स्क्रीन ले लीजिए जरा, और दूसरा है एक्सेस माई इंडिया का। एक्सेस माई इंडिया कह रहा है, इसको पूरी स्क्रीन पे ले लीजिए प्लीज। 88 to 100 जी, 88 to 100 भाजपा, 24 से 36 कांग्रेस, पीपल्स पल्स 68 से 72, ये थोड़ा लोअर साइड पर है, लेकिन में फुल मेजॉरिटी बीजेपी गठबंधन को 22 से 26 कांग्रेस। बताने की जरूरत है पीपल्स पल्स ने तृणमूल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीट दी है बिहार में, बंगाल वेस्ट बंगाल में। पीपल्स पल्स वही है वोट मैं वाइब पर, register वोट वाइब कह रहा है 90 से 100 भाजपा, ये सबसे ज्यादा दे रहा है, और भी अच्छा 100 के पार वाले 23 से 43 तक ये बता रहे हैं कि मिल सकता है कांग्रेस को। पीपल्स पल्स का सर्वे कैसा है ये? पी मार्क कह रहा है 82 से 94 भाजपा, जेवीसी कह रहा है 88 से 101, चाणक्य स्ट्रैटेजी कह रहा है 88 से 98, पोल डायरी कह रहा है 89 से 101। इसमें तो मतलब एक भी सर्वे ऐसा नहीं है जो कोई उल्टी दिशा में जा रहा हो, सब के सब बीजेपी को पीपल पल्स का यदि आप देखिए तो आउटर मैंने जो एक्सट्रीम ले लेते हैं 72 + 26 कितना हो जाता है, 98 और +5 103, तो बाकी का और बाकी कहाँ गए? सर्वे ही फर्जी है, ये तो सर्वे ही फर्जी है, टोटल तो कहीं किया हुआ ये नहीं तो है। घर में बैठ किसने भाई लिखा आज, जोड़ भी नहीं आज पाया। मान लेते हैं 1 मिनट के लिए नहीं, वो समझा नहीं होगा, एक बार दिखाइए जरा दोबारा। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप टोटल यदि दोनों 124 एक्सट्रीम है। ले लें टोटल नंबर का, टोटल तो 126 तो होना चाहिए ना। भाई कम से वो तो कम जरूरी है। 124 तो होना चाहिए ना, 126 126 तो होना चाहिए ना। लेकिन यदि आप टोटल कोई एक्सट्रीम भी आप लगाएगा याद कि कर लें, नंबर तो 72 आप होगा। बीजेपी का ले लेते हैं, कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का कितना दिया है पीपल पल्स ने, 26 दिया है, तो 98 हो गया, और 5 इधर दे पीपल्स देते हैं। पल्स का जरा रोकिए स्क्रीन पे, पीपल्स पल्स का रोकिए तो समझ में आएगा। पीपल्स पल्स जब आए तो स्क्रीन पर रोक दीजिएगा, पूरी वो तरह 68 से 72 में हाँ, आपको इसमें वैसे ही देख बता लीजिए ना, देता हूँ, ये जो है 22 इसी से को 66 फुल आप कर इसमें देखिए, इसमें 72 है ना, 68 से 72 है। + 26 है, 72 + 26 22 कितना से हुआ, 5 है। 98 हुआ, और इधर 5 हुआ, 104 103, 104 औरों के बराबर हो रहे हैं। 104 औरों के हो रहे हैं बराबर। 103 और 103 के बाद 23 कहाँ गया? औरों का हो रहा है बराबर क्या? हाँ हाँ, और सबका होगा ना, आप जोड़िए बाकी ना, सभी का होगा। क्योंकि वो तो बराबर क्या, वो तो ज्यादा होगा ज्यादा होगा ना। अगर कई मैक्सिमम ले लेंगे तो maximum ज्यादा होगा। जो एक मन का नहीं था उसी में कमी ढूंढी। ये मन का वाला नहीं मसला है, ये बहुत ही मतलब इस तरह का फर्जी वाला कोई सर्वे करे ना तो दिक्कत होती है। अच्छा ठीक है, चलिए। मास्टरों की मैंने इसलिए पहले भी मैंने गलती शुरुआत में होती क्या है। कहा था, मैं नहीं जानता हूँ पीपल्स पल्स या किसी के लिए भी, मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करता फर्जी हूँ। के इनमें से मतलब दो थोड़ा तीन सा के अलावा confusion है इसमें जिन जो एस्टेब्लिश्ड एजेंसियां हैं, मैंने शुरुआत में कहा था वो 4-5 ही हैं, 4 ही मानिए, बल्कि जैसे उदाहरण, सब बाकी सब नहीं है। उदाहरण के लिए देख लें तो जैसे पोल डायरी ने दिया है तो 89 से 101 है, 15 से 26 3-7, मतलब ये ठीक है। या चाणक्य अरे आपके सामने 8 सर्वे हैं, सभी एक दिशा में जा रहे हैं, इसमें कोई नहीं, ये असमंजस आसाम को लेकर नहीं है। ये तो जब उस वक्त भी चल रहा था तो मैंने एक बात कही थी कि वहां तो कांग्रेस ही नहीं है, जो लड़ाई है बीजेपी के भीतर, कांग्रेस तो वहां है ही नहीं है। और 90+ की बात वहां इसलिए भी कही जा रही थी कि जब भाई कांग्रेस के नेता लड़ने को ही तैयार नहीं है, कांग्रेस का अध्यक्ष छोड़ दे, कांग्रेस का उपाध्यक्ष छोड़ दे, कांग्रेस का जो प्रत्याशी घोषित होने वाला वो छोड़ दे, तो बचता क्या है? और मुझे लगता है कि इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि प्रियंका जी इस पूरी स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन थी, मतलब चेयरपर्सन शब्द कहें या मुखिया जो भी होता हो, तो वो इंचार्ज वही थी। राहुल जी ने जाकर कहा था कि ये 2 मिनट नहीं टिकेगा, इसको ये करेंगे। अब 4 तारीख को परिणाम अगर यही आते हैं तो सचमुच कांग्रेस को सोचना चाहिए कि पवन खेड़ा जी को वो कोट अनकोट फर्जी पेपर देकर किसने बिठाया। वो अभी तक परेशान घूम रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में उनकी अर्जी लगी हुई है, बाय द वे वो खबर आ जाएगी तो बताइएगा। इलेक्शन पे उनके बेल की अर्जी लगी हुई है। नहीं, असर नहीं पड़ा, यही तो मैं कह रहा हूं। नहीं, और पवन खेड़ा के प्रकरण को भी कई लोगों ने कहा कि उसका भी इंपैक्ट पड़ा होगा। भाई आपने इसीलिए तो किया था ना कि हेमंता विश्व शर्मा की, चूंकि उनकी पत्नी रिनिकी भूयान शर्मा के ऊपर आरोप लगाएंगे तो फंस जाएंगे, हुआ उल्टा, वो तुरंत FIR करा गई। आसाम बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। 40% जो कैंडिडेट है वो दूसरे दलों से आए हुए बीजेपी के,
बताइए साहब। तमाम और जब अगर आप मुख्यमंत्री 40% दूसरे उम्मीदवार दल से आया बीजेपी हुआ ने है। दूसरे दल से आए इसमें लोगों तो को टिकट समझिए, दिया है। मैं कम से कम एक 2-3 बात सीटें तो मैं जानता हूं। समझ में नहीं, एक मिनट आप लोग तो सुन लीजिए। फॉरेन कैपिटल बार बार आप कहते हैं कि फॉरेन कैपिटल आना चाहिए, फॉरेन कैपिटल आना चाहिए। FDI फॉरेन कैपिटल ही है ये। फॉरेन कैपिटल अच्छा, मेरे पास बयान भी है। अच्छे लोग बाहर से आ रहे हैं। लेकिन ये बात उनको असम तो पर क्यों रखिए बोले? ना। आप तो बंगाल पे भी बोल सकते थे। सौरभ जी, क्योंकि अब फॉरेन कैपिटल की बात की तो अब ऐसा भी ना हो कि FII ही कर ले, DII कुछ कर ही नहीं पाए स्टॉक मार्केट की भाषा में। अच्छा, इनके- बाजार हमारा हम ही चलाएंगे। एक सेकंड, लेकिन कल एक कल बात एक मैं कल इसमें एक जोड़ कल एक दूं। पैनलिस्ट थी, बस एक बात बता के सर आपके पास कल एक पैनलिस्ट हमारे पास एग्जिट पोल जब हम कर रही तो थी, रूही तिवारी आई हुई थी। रूही अच्छी जर्नलिस्ट रही है। सीनियर जर्नलिस्ट हैं Economist और रही थी। वो असम की हैं। मुझे प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने बताया कि मैं असम की हूं। उन्होंने एक बात की, वो बात करने लायक बात है। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं कि हेमंता विश्व शर्मा जीतेंगे, उनकी सरकार बनेगी। मतलब ऑल्दो उनका प्रेमाइस पहले तो था कि मैं नंबर पर बात नहीं करती क्योंकि मैं पोल्स पर नहीं बोलना चाहती, मैं पोल करने वालों को जानती हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि वहां जो परसेप्शन है उसमें हेमंता विश्व शर्मा अपने काम की वजह से पॉपुलर है। ये बात जो मैं करना चाह रहा हूं। डिलीवरी। उन्होंने कहा एक काम की वजह से पॉपुलर है, जो काम हुआ है वहां पर, जो सड़कें बन रही हैं, जो और चीजें हो रही हैं, उसकी वजह से लोग हेमंता विश्व शर्मा को पसंद करते हैं। ऐसा हमें ग्राउंड पर जाकर के महसूस होता है। फिर उनका कहना यह था कि यह बात समझ से परे है, इतना हिंदू मुसलमान, इतने तीखे बयान, इतनी पोलराइजिंग स्पीचेस ये देने की उनको जरूरत क्या है? वो ऑलरेडी आदमी पॉपुलर है, कांग्रेस कहीं है नहीं गिनती में, तो फिर ये सब करने की जरूरत क्या है हेमंता विश्व शर्मा को? ये उनका प्रश्न था जी। नहीं, बिल्कुल ठीक प्रश्न है उनका। लेकिन एक तो ये समझिए, हम लोग शुरू से जब से असम की चर्चा कर रहे हैं, हर्ष जी ने भी कहा कि उस इलेक्शन को कांग्रेस ने लड़ा ही नहीं, और मेरे ख्याल से लड़ा नहीं को से बेहतर शब्द होगा कि वो विड्रॉ कर लिया उन्होंने इलेक्शन को, चुनाव लड़ने से पहले। 40% वोट जिसको मिल रहा है, वो तो कांग्रेस का वोटर है सर, कांग्रेस का वोटर। आपको तो 20 करोड़ लोग भी मिल रहे हैं, लड़ाई नहीं का मैं समझ, देश भर में भी तो मिल रहा है ना। नहीं, 40% वोटर है, यदि कांग्रेस लड़ती तो फिर मुश्किल नहीं होती हेमंता को। तो लड़ी क्यों नहीं सर, नहीं, अब नहीं लड़ी ये तो उनको पता है, मुझे नहीं पता। या तो कांग्रेस ने या फिर तो इसका मतलब असम कांग्रेस ही कॉम्प्रोमाइज है। विजय जी, वो तो अभी तो बताया कि भाई इतने सौरभ जो लोअर आसाम है और बराक वैली, यदि आप दोनों का पोल देखेंगे तो वहीं पर आकर के कांग्रेस पार्टी सिमट जा रही है। जो मुस्लिम वोट है वो पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ आकर के इकट्ठा हो जा रही है। कांग्रेस यदि मुस्लिम लीग बनने की प्रयास का काम कर रही है, यदि 70 साल में वही किया, उसी दिशा में भागा, तो उसका नतीजा आसाम में दिख रहा है। 40% मुस्लिम वोट है, आप कह रहे हैं कि उसका अधिकांश कांग्रेस को गया, तो मतलब हिंदू ने वोट ही नहीं किया। आसाम में हिंदू वोट ही नहीं करता कांग्रेस को। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि देखिए, वोट तो करता होगा, कुछ ना कुछ तो करता ही होगा, लेकिन मेजोरिटी जिसे हम कहते हैं ना 70% 80% जिसे कहते हैं, जैसे मुस्लिम वोट जो है एक तरफा जो है वो कांग्रेस पार्टी को पड़ा है। आप AIUDM बदरुद्दीन अजमल का पार्टी को आप इतना खत्म कोई कांग्रेस पार्टी ने कर दिया, आप समझ रहे हैं? कोई मामूली बात है? जबकि बदरुद्दीन अजमल ने क्या नहीं किया। जितने भी बांग्लादेशी वहां आए उनको बसाने में, ये करने में, नौकरी मुहैया कराने में, सारे काम करने में मदद किया। आप इस तरह उसको दर अलग दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मुसलमान का वोट तो हमेशा ही उस तरह से होता है कि बीजेपी को कैसे हराया जाए। इसमें AIUDF हो, ओवैसी हो, कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो वहां पर AIUDF अब उस तरह की मजबूत पार्टी नहीं है। जो पिछले लोकसभा चुनाव में 10 लाख वोटों से हरा देती है कांग्रेस उसको धुबरी में, तो उसके बाद साफ है कि वहां पर कहां जाएगा मुसलमान वोट। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाह रहा था, आपने कहा वो टेक्निकली ठीक बात है कि ये हेमंता बिस्वा शर्मा का पहला इलेक्शन है चीफ मिनिस्टर के तौर पर, लेकिन बीजेपी के तीनों इलेक्शन हेमंता बिस्वा शर्मा की लीडरशिप में जीते गए। पहला भी एक्चुअली हेमंता के आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर आई है सीन में। इसलिए इसको ये कहना कि केवल हेमंता बिस्वा शर्मा, पहला वाला नहीं सर, पहला नहीं था सर, पहला वाला नहीं सर, 2016 वाला चुनाव नहीं। 2016 का नहीं था। सर्बानंद सोनोवाल ने अब निकालना पड़ेगा कौन सा साल में पार्टी में 2015 में आए हैं वो। नहीं 16 में आए चुनाव के लेकिन बाद। उस इलेक्शन से पहले आए। वो इलेक्शन ही हेमंता बिस्वा शर्मा से बदला भारतीय जनता पार्टी का। मैं उसमें कोई जोड़ ही रहा हूं मैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने का भी एक और बहुत पार्टी अच्छा पैन आसाम बहुत ही शानदार इमेज है। और जो आप देख रहे हैं IMDT एक्ट पर जो कांग्रेस पार्टी को घुसपैठियों पर जो घेरने वाला सब उन्हीं का है। नहीं, मैं अब बात थोड़ी और सीरियस होती है। एक होता है चीफ मिनिस्टर, एक होता है पार्टी का फेस, एक हुआ कि ये उससे भी बड़ा है भाई कि ये आदमी जो है पार्टी का सिनोनिमस बन गया कि असम में भाजपा की बजाय आप हेमंता विश्व शर्मा के असम के नहीं, नॉर्थ ईस्ट के पूरे। एक मैं वहीं जा रहा था सर। फिर एक डिग्री और ऊपर जाए तो वहां हेमंता विश्व शर्मा खड़े हुए हैं, जो पूरे एक पूर्वोत्तर का जितने भी राज्य हैं
वहां भाजपा का मतलब हेमंत बिस्वा शर्मा लगभग बन गया है जी। एक ऐसा आदमी जिसका होल्ड केवल अपनी पार्टी पर नहीं, मैं और उससे आगे जा रहा हूं क्योंकि यह बात भी कल की चर्चा में किसी ने कही, उसका होल्ड सिर्फ अपनी पार्टी पर नहीं, अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी की पार्टी पर भी है, कांग्रेस पे भी होल्ड है उसका, ऐसा लोग कहते हैं। कई लोग कहा कि भाई कांग्रेस में किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, कई बार तो वो डिसाइड करवा देते हैं, ऐसा बोलने वाले लोग भी मिले। अच्छा, अब भी आपको शक है? मैं कह रहा हूं लोग ऐसा कहते तो हैं। आप असम जाइए ना एक बार, है ऐसा? ऐसा है। और जितने लोग आए हैं भारतीय जनता पार्टी में, भाई आपको ध्यान है कांग्रेस की दो घटनाएं कि मैं बताता हूँ, चुनाव के दौरान कांग्रेस की जो 2 कोर मीटिंग हुई, उसकी खबर हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी, तो फिर इसके बाद क्या चाहिए आपको? लेकिन एक बड़ी और बात जो है, इलेक्शन इंचार्ज बनाया है वही रिजाइन कर बीजेपी ज्वाइन कर ले रहा है। बड़ा कारण है कि कांग्रेस को कभी ये नहीं लगता, कांग्रेस के एमएलए को, कि हम विपक्ष में हैं। उनके सारे काम वहां पर होते हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग हो, ठेके हो, सारे होते हैं। तो कांग्रेस के एमएलए का कहना है कि भले ही हम विपक्ष में, हम सत्ता पक्ष से सारे हमारे काम होते हैं। तो हेमंत सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन basically पार्टी हेमंत में। बिस्वा शर्मा एक उनका ये तो गजब है कैरेक्टर है, एक पॉलिटिकल लाइन बोले कैरेक्टर है। हेमंत विश्व शर्मा जी पूरी तरह से भाजपाई हो चुके हैं अब, लेकिन राजनीति वो कांग्रेस की तरह करते हैं, किसी को दुखी नहीं करते हैं। भाजपा वाले अपने लोगों का भी काम नहीं करते हैं, उनसे भाजपा के मुख्यमंत्री से क्यों लोग नाराज रहते हैं कि उनके अपने मंत्री, उनके अपने उप मुख्यमंत्री, उनके अपने विधायक, उनके। और कांग्रेस का क्या होता है, तो हेमंता जी सबको प्रसन्न रखते हैं, किसी का काम तो रुकता इतना नहीं। हिंदू मुसलमान करते हैं, कल भी कह रही थी इनको जरूरत ही नहीं है काम, इनका नहीं, काम होता है। ये तो मैं पहले दिन से मैं ये मानता हूं, और मुझे तो बिल्कुल ठीक नहीं लगा वो जो विज्ञापन उनका आया था कि मुसलमान को निशाने पर ले रहे हैं, गोली मार रहे हैं। लेकिन शायद असम में वो जिस जगह पर खड़े हैं, जिसको कहते हैं ना कई बार चल देता है मामला, तो रुकने की गुंजाइश अब नहीं है। अब अगर रुकेगा तो मामला पलट जाएगा, इसलिए ये इतना सब बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का होगा लगता नहीं है। केरलम की नहीं लगता आपको? इतना बुरा नहीं होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, इससे बेहतर करेगी कांग्रेस। तो मतलब इतना सरकार तो बुरा बीजेपी की प्रदर्शन बनेगी, मानते हैं आप कांग्रेस सरकार बीजेपी की बनाएगी, लेकिन इतना बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का नहीं पीछे होगा। वजह है, अरे समीर जी को प्रियंका जी के नेतृत्व पे भरोसा है। केरल की बात कर लेते हैं, असम के बाद केरल की बात कर लेते हैं। केरल के एग्जिट पोल दिखा दीजिए जी। केरल के एग्जिट पोल बता रहे हैं कि एलडीएफ इस बार सरकार से बाहर हो सकती है। 10 साल से है वैसे भी केरल की चुनावी प्रवृत्ति के खिलाफ, के बरखिलाफ ही है ये ट्रेंड भी कि 10 साल किसी की सरकार रह जाए, वो हर 5 साल में बदलते हैं। 10 साल हो चुके हैं पिनराई विजयन को चीफ मिनिस्टर के तौर पर, और अभी भी नजदीकी मामला बता रहे हैं। लेकिन कि ये एग्जिट पोल मेट्राइज का है, जिसमें इसके मुताबिक 140 सीटों वाली विधानसभा में एलडीएफ को 60 से 65, यूडीएफ को 75 से 85 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 10 सीटों का अंतर मेट्राइज का सर्वे बता रहा है और कह रहा है कि जहां सत्ता परिवर्तन होगा, लेकिन मामला नजदीकी है। अन्य को 3 से 5। अगर वोट शेयर भी है इसका तो दिखा दीजिए एक बार। अच्छा, फिर महापोल देख लेते हैं एक बार, सारे एग्जिट पोल देख लेते हैं, दूसरी एजेंसियों के एग्जिट पोल भी देख लीजिए। केरल के नजदीकी मुकाबले में यूडीएफ को जीतता दिखाया है मेट्राइज ने। बाकी सर्वे जो है वो बता रहे हैं वोट वाइब 58 से 68 एलडीएफ, 70 से 80 यूडीएफ लगभग वहीं। एक्सेस माई इंडिया 78 से 90 यूडीएफ थोड़ा और ज्यादा। पीपल्स पल्स 70 से 85, पी मार्क 71 से 79, जेबीसी 72 से 82। सारे सर्वे एक ही बात बता रहे हैं कि एलडीएफ जाएगी, यूडीएफ आएगी, लेकिन किसी ने भी एलडीएफ बिल्कुल साफ हो गई, खत्म हो जाएगी, सुपड़ा साफ, ऐसा कोई नहीं बताया है। हश्र एलडीएफ का होता हुआ क्लोज फाइट। इसीलिए मुझे आप चारों का नहीं मालूम, लेकिन ऐसे बोलने वाले लोग भी मिल रहे हैं जो कह रहे हैं कि एलडीएफ चौंका सकती है, सरप्राइज दे सकती है यूडीएफ को एक बार फिर। क्या लगता है संजय जी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो अभी एग्जिट पोल है उसके हिसाब से भी लग रहा है कि एलडीएफ कोई पूरी तरीके से साफ नहीं हुई। 10 साल के शासन के बाद भी एलडीएफ एक दौड़ में बनी हुई है, और यूडीएफ निश्चित रूप से राहुल गांधी ने कोशिश की, प्रियंका गांधी वायनाड से सांसद है और राहुल गांधी को लग रहा होगा कि केरल में सरकार बनाई जाए, और उम्मीद कर रहे थे लोकसभा में जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, लेफ्ट को तो खाली 1 सीट मिली थी लोकसभा चुनाव में, कांग्रेस ने बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन केरल के लोकसभा चुनाव में किया। आपका दिल क्या कह रहा है? मुझे कहना है कि वहां पर यूडीएफ बनाएगी सरकार, बना लेगी। हाँ, यूडीएफ सरकार बना लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि एलडीएफ भी बेहतर प्रदर्शन करेगी। उसके बाद भी अगर दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि एक तरफ इतना हाँ क्लोज में रहेगा, तरफा नहीं होगा, लेकिन यूडीएफ बना बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मुझे तो लगता है कि यदि यूडीएफ सरकार बनाएगी तो राहुल गांधी का जो अंडरस्टैंडिंग है विजन के साथ वो उनके भरोसे को तोड़ेंगे, क्योंकि उनका ये है कि आप जो है वो विधानसभा में आप जीतते रहिए और लोकसभा में हमारे लिए थोड़ी मदद कर दिया। चुनाव लड़ा, पब्लिक को थोड़ी पता है अंडरस्टैंडिंग। अब आप एक बात देखिए, हमेशा वहां पर बदल जाती थी। क्या कारण है कि पिछली बार नहीं बदला? पिछली बार भी हम लोग यही कह रहे थे कि चुनाव जो है जीत रही है, यूडीएफ ही जीतने वाली है, और मामला पूरा का पूरा अपने पक्ष की बात बताइए ना, भाजपा कहां है इसमें?
हम भाजपा से हमारा क्या लेना देना है सर? हैं? आप तो ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, कहिए कि जो वैचारिक अधिष्ठान वाली पार्टी आपके वैचारिक अधिष्ठान से जो हिंदुत्व- मेल खाती है पार्टी, उसके बारे में बोलिए। मुझे लगता है कि यदि वाम पंथ का पराभव होता है तो राइट विंग के राइज का रास्ता वहीं से खुलता है। तो इस बार आप जरूर देखेंगे कि यदि लेफ्ट विंग यदि सत्ता से बाहर निकलती है तो अगली बार आप चुनाव में देखेंगे कि जो राइट विंगर जो है वो लेफ्ट के साथ वोट देते थे, चूंकि मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी होती थी, इसलिए आने वाले दिनों में आपको चुनाव लेफ्ट में जाएगी अलग तभी जाएगा। भाजपा आएगी वहां पर। बिल्कुल। एक लाइन में बोल, ये तो बहुत कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं जो केरल में जो हुआ है। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि जो हमारे सर्वे वाले लोग हैं उन्होंने एलडीएफ के साथ बीजेपी को क्यों नहीं जोड़ा है। एनडीए का वोट शेयर उन्होंने बताया ये- 13.4। सर वोट शेयर नहीं आया तो बता दूंगा, मैं सेफ बस लूंगा। एलडीएफ का वोट शेयर उन्होंने बताया 39.5, यूडीएफ का वोट शेयर बताया है 41.7। तो वोट शेयर में कितना हो गया ये? लगभग 2%। 2% का अंतर है। और एनडीए का वोट शेयर बता रहे हैं 13.4। ये पिछली बार इलेक्शन के जैसा केरल में एलडीएफ प्लस एनडीए ने चुनाव लड़ा है। ठीक है, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ आपको, एलडीएफ मतलब लेफ्ट अब पार्टी देखिए, आपने और इस पर- बीजेपी इस पर- एक साथ इस पर मिलकर आपने चुनाव लड़ा आश्चर्य है। व्यक्त बोलने नहीं और किया। पूरी बात तो सुन लूं मैं सर पूरी। क्या हुआ? तभी तो आश्चर्य आ रहा था, आपने बीच में ही रोक दिया। बोलिए ना। आश्चर्य आ रहा था। ये बढ़िया था। नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना मानना है कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है, उसका प्रतिद्वंदी है कांग्रेस। और आप सारे इलेक्शंस देख ले पांचों राज्यों की, सब जगह कोशिश रही कि कांग्रेस नहीं हो, ठीक है। और पिछला इलेक्शन ऐसा कोई नई बात नहीं हुई है, वेस्ट बंगाल में भी पिछली बार ऐसा ही हुआ था। एलडीएफ प्लस बीजेपी अगेंस्ट ममता बनर्जी थे, वहां तो नारा ही चला था कि पहले वाम फिर राम, ठीक है। और केरल में पूरा ये इसका तृणमूल एक का और चलाया सपोर्टिंग हुआ था। मैं बता देता हूं कि अभी के चुनाव से पहले वीएस अच्युतानंदन जो लेफ्ट पार्टी के बड़े आइडियोलॉग माने जाते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उनको सरकार ने सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया। अच्युतानंद मिश्र, वीएस अच्युतानंदन, ठीक है। और पूरा नहीं, मैं सीरियस बता रहा हूं आपको कि एलडीएफ प्लस एनडीए इस इलेक्शन को लड़ा और इसलिए ये इतने क्लोज फाइट पर आप दिख रहे हैं कि आपकी और बात हो भी को सकता कहने का दूसरा वो तरीका सर थोड़ा ये है सा कि भाई वामपंथ में रहते हुए एनडीए ने- राष्ट्रवादी थे, एनडीए ने ऑर्गेनाइजर के लिए भी एंटी-इंकम्बेंट वोट एक- काट लिया। एनडीए ने एंटी इंकम्बेंसी का वोट काटा, जो भी है ये समझ में आएगा ये ना? समझ इनको भी तो एंटी विजयन वोट मिला होगा ना बीजेपी को। एक चीज बोलो, भारतीय जनता पार्टी वहां पूरी लड़ाई कम्युनिस्टों से लड़ रही है, अपने कार्यकर्ताओं की जान गंवा रही है, संघी मारे जा रहे हैं, और उसके बाद हम कहें कि वो हाथ मिला लिया है। ये तो ठीक वैसे ही हुआ कि सिविलियन अवार्ड तो शरद पवार और मुलायम सिंह यादव को दिया, तो भारतीय जनता पार्टी सपा के साथ उनके साथ चुनाव लड़ रही है या उनके साथ कोई अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है ये मतलब कुछ अलग किस्म की एक जो कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है उसको आगे बढ़ाना है। चुनाव जो केरल में हुआ है, भाजपा अपनी ताकत पर लड़ रही है, कांग्रेस को ये खतरा है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें सेन न लगाए। किसमें सेन लगा रही है? जो क्रिश्चियन वोट हैं, वो कांग्रेस का वोट है, अगर उसमें सेन लगाए तो इसका मतलब, और पिनराई विजयन की जगह अगर कोई ढंग की लीडरशिप लेफ्ट ने दे दी होती तो राहुल जी के बहुत प्रयास के बावजूद हो सकता है फिर यूडीएफ ने इस बार क्या होगा? मुझे तो लगता है कि यूडीएफ सत्ता में आएगी। राहुल जी की और जो रणनीति है उसकी वजह से भले चाहे जो हो, नहीं तो यूडीएफ ही सत्ता में आती दिख रही है। फिर अगेन में और आनी भी चाहिए। बताइए, पिनराई कोई भी विजयन चलते सर्वे हैं तो चल कोई नहीं भी पाते सर्वे हैं। राइट ऑफ नहीं कर रहा है लेफ्ट को। नहीं Important सौरभ है, जी, 10 ये साल की लाइन बात थोड़ा है। आ जान दीजिए जोर से। पिनराई विजयन चल नहीं पाते हैं सर, आप उनको चलते हुए देखिए जरा, जब गाड़ी से उतरते हैं, वो बड़ी सी लिमोजिन टाइप गाड़ी है, महासचिव उसमें से बॉबी ने- उतरते हैं। कांग्रेस चलेगी तो- आपको? नहीं, उम्र उनकी उतनी हो गई, आप समझिए ना बात। लेकिन अब वो महासचिव तो- जो है बॉबी ने बोला ना कि विनय मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, सरकार अगर हमारे आती है तो पिनराई विजयन को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, ये कम्युनिस्ट ने घोषित कर दिया उनके महासचिव ने। इतना क्लोज रहेगा क्या केरल सर? लेकिन देखिए मुझे तो लगता है कि केरल बहुत ही क्लोज रहेगा, किसी भी तरफ जा सकता है। और जो विजय जी कह रहे थे ना, देखिए राइट विंग के लोग वोट करते हैं, मैं मानता हूं इस चीज़ को कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट करते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको लगता है कि वो राइट विंग के साथ वोट करें, लेकिन उनके सामने उनसे बड़ा खतरनाक दुश्मन जो है वो मुस्लिम लीग दिखाई देता है। और यदि एलडीए यूडीएफ यदि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है तो आप यकीन मानकर ये चलिए कि मुस्लिम लीग बहुत बड़े मैंडेट के साथ यहाँ पर केरल में आएगी। ठीक है सर। और ये हमारे वैचारिक अधिष्ठान के लिए बहुत खतरनाक होगा। एक ब्रेक के बाद तमिलनाडु की बात, एनालाइज कर दिया आपके लिए। बंगाल की बात हो गई, असम की बात हो गई, केरल की बात हो गई। एग्जिट पोल ने तमिलनाडु के लिए क्या भविष्यवाणी की है वो देख लेते हैं।
एग्जिट पोल में तमिलनाडु में इस बार एक ऐसा नतीजा आ रहा है और कुछ अलग अलग राय भी आ रही हैं जिन्होंने इस चुनाव को बहुत इंटरेस्टिंग बताया है। मेट्राइज का एग्जिट पोल पहले मैं आपको दिखाता हूं। इनका मानना यह है कि डीएमके सत्ता अपनी बचाने में कामयाब हो जाएगी, उसको 122 से 132 सीटें मिल सकती हैं, 234 की विधानसभा है और स्टालिन जो है एक बार फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यह तमिलनाडु के स्वभाव के विपरीत होगा, सरकार रिपीट होना, लेकिन लग रहा है कि वहां पर डीएमके मजबूत स्थिति में है। एनडीए मतलब एआईएडीएमके के साथ भाजपा और कुछ एक और दल, उनकी संख्या 87 से 100 के बीच बताई जा रही है। टीवीके को एक्टर विजय की पार्टी को डेब्यू इलेक्शन में 10 से 12 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं और अन्य को अधिकतम 6 सीटें मिल सकती हैं। अब वोट शेयर भी देख लीजिए, मेट्राइज का वोट शेयर जो है वो क्या बता रहा है। मेट्राइज एग्जिट पोल के मुताबिक डीएमके गठबंधन को 40.3% वोट मिल सकते हैं, एनडीए को 37.1, 2.5-3% का अंतर है। विजय की पार्टी को 17.5% वोट मिल सकता है, ये अनुमान है मेट्राइज एजेंसी का, और अन्य को 5.1%, 5% वोट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब डीएमके स्ट्रांग है, उनके पास एक मजबूत चेहरा है, 5 साल का उनके पास काम दिखाने को है और स्कीमें हैं उनके पास, उसका फायदा मिल रहा है। दूसरी ओर एआईएडीएमके जिसमें पार्टी में बिखराव है, उनके साथ लेकिन सेंटर की सबसे मजबूत पार्टी बीजेपी है, वो वोट में क्लोज है लेकिन सीटों में अंतर दिखाई देता है। और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है विजय ने, ये भी इस सर्वे से बहुत क्लियर है। सीटें भले ही सर्वे में ज्यादा नहीं दिख रही हैं, लेकिन वोट के पहले इलेक्शन में 17.5% वोट मिलना अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी विजय की। इसका मतलब तमिलनाडु की राजनीति में एक तीसरा प्लेयर आ चुका है, जो इस अपने पहले इलेक्शन में भले ही वो खुद जो है सत्ता के पास नहीं पहुंच रहा, लेकिन फिर अगला इलेक्शन देखने लायक होगा विजय का। ये मेट्राइज की बात थी। अब देखते हैं सारे एग्जिट पोल, बाकी एग्जिट पोल्स ने क्या बताया। अब ज्यादातर एग्जिट पोल यही कह रहे हैं कि डीएमके वापसी करेगी। वहीं एनडीए पिछले चुनाव के मुकाबले अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इतना नहीं कि वो सत्ता से हटा पाए डीएमके को। देखिए ये पीपल्स पल्स 125 से 145 डीएमके को मेजॉरिटी। जेवीसी एक पोल है जो एनडीए को मेजॉरिटी दे रहा है, ये डीएमके को 128 से 147। जेवीसी सीरियस एजेंसी है जेवीसी। पी मार्क 125 से 145 डीएमके, ये भी डीएमके के पक्ष में है। एक्सिस माई इंडिया 92 से 110, ये भी बता रहे हैं। अच्छा, एक्सिस माई इंडिया ये मेन इंपॉर्टेंट है ना। एक्सिस माई इंडिया प्रदीप गुप्ता जी की जो एजेंसी है, इनका कहना है ना एआईएडीएमके ना डीएमके, सबसे बड़ी पार्टी बनेगी विजय की पार्टी टीवी के, और विजय की पार्टी टीवीके को वो दे रहे हैं 98 से 120। 98 से 120 का मतलब है मेजॉरिटी भी आ सकती है अपने दम पर पहले ही इलेक्शन में। ऐसा तमिलनाडु में पहले हो चुका है। एनटी रामाराव पहले इलेक्शन लड़े, फिल्मों से आए, पार्टी बनाई, इलेक्शन लड़ा और सीधे मुख्यमंत्री बन गए। ये हुआ है वहां पर। एमजीआर रामचंद्र भी बन गए थे, एमजीआर भी बने थे, एमजीआर भी बन गए थे, वो भी फिल्मी बैकग्राउंड से आए थे। लेकिन क्या वो दौर 5 साल लगा था, 60-70 का वो दौर है। एमजी रामचंद्रन 5 साल काम किए थे, उसके बाद जाकर के चुनाव में गए थे। ये तो एकाएक चुनाव में आए, और ये तो जिसको कहते हैं ना, फिल्म में मुंबईया फिल्म में हीरो आता है और सबको मार पीट करके बराबर करके सारे जो अपनी फिल्मों में करते हैं, ये वही। हाँ, मजेदार ये था कि एमजीआर और करुणानिधि साथ साथ थे, बाद में वहीं से अलग हुए एमजीआर से। एक्चुअली क्या तमिलनाडु का मूड समझना इतना आसान काम है नहीं, और तमिलनाडु की राजनीति भी थोड़ी सी बाकी हिंदुस्तान की राजनीति से थोड़ी अलग है। वहाँ धर्म का प्ले भी अलग किस्म से चलता है, जातियों का प्ले अलग किस्म से चलता है, फिर वहाँ जो फिल्म स्टार्स के लिए अट्रैक्शन है वो एक अलग लेवल पर जाकर के है, तो वो कैसे ऑपरेट करेगा। किसी ने बताया, सारी बातें हैं, किसी ने बताया कि तमिलनाडु के अंदर खास करके शहरों में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ फिल्मी पत्रिकाएं नहीं आती हैं। हम लोग के यहाँ तो अखबार वगैरह मंगाते हैं, फिल्मी पत्रिकाएं तो मुझे नहीं लगता है कि हम में से किसी के घर। आप अखबार में फिल्म का कॉलम भी नहीं पढ़ते होंगे? नहीं, देखते ही नहीं है। और सबसे पहला काम करते, सबसे पहला काम करते हैं कि अखबार का रंगीन पेज जो है उसको हटवाते हैं, तुरंत वहीं से हटाते हैं ताकि बाकी चीजें पढ़ सकें। और बच्चों को भी मना करते थे कि ये रंगीन पेज पढ़ना बंद करो, बाकी चीजें शुरू करो। लेकिन बट ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में बहुत अलग है। तो मुमकिन है क्या एक्सेस माई इंडिया वाला दे दीजिए महापोल? देखिए, लग तो नहीं रहा है। लोग कहता है कि 24 से 28% वोट के बारे में सभी बात कर रहे थे कि विजय की पार्टी को 24 से 28% का वोट आया, लेकिन जो एक्सेस माई इंडिया दिखा रहा है वो तो लगता है कि जैसे एकदम एकाएक सारा पासा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। और डीएम के जो 37% वोट पिछली बार लाई थी, वो इतना नीचे चली जाएगी इसकी कोई उम्मीद। एआईडीएम के
एआईडीएमके गठबंधन जो है, पीएमके, एक चीज और बोल दूं, भारतीय एक्सिस माई जनता इंडिया की पार्टी, बात करें अगर, तो वो ये भी उनका सर्वे का एक मतलब ये भी है कि विजय को जितना वोट मिला डीएमके का, एआईएडीएमके का उतना कट गया, क्योंकि डीएमके उसमें वही बनी हुई है 100 के आसपास। तो मतलब उनके मुताबिक विजय जो वोट ले रहे हैं वो डीएमके, एआईएडीएमके का वोट ले रहे हैं। क्या ऐसा है सर? सर विजय जो हैं वहाँ पर बहुत पॉपुलर लोगों में से हैं, सुपरस्टार हैं, ऐसा माना जा रहा है। और उसको एक दूसरे तरीके से देखिए कि विजय की रैली में जो घटना हुई थी जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई थी, उसके बाद भी तमिलनाडु के लोगों ने उन्हें विलन के तौर पे नहीं देखा। इसका मतलब उनकी पॉपुलैरिटी है बड़ी, और आमतौर पर ये माना जा रहा है, वहाँ तमिलनाडु मेरा लगातार संपर्क रहा है, तो वो समझते हैं कि 15 से 20% वोट तो उनका आना ही है। लेकिन ज़्यादातर लोग उनको या तो किंग मेकर की भूमिका में या स्पॉइलर की भूमिका में देख रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया थोड़ा सा एक्सट्रीम पर जा रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वहाँ तमिलनाडु नहीं गया, लेकिन वो जितनी जगह तक पहुँच रहा है वहाँ तक अभी तक जो तमिलनाडु के लोग हैं वो उस तक नहीं पहुँच रहे, लेकिन महत्वपूर्ण मान रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने कहा, जो मैंने पहले भी चर्चा की थी, कि यदि हंग असेंबली वहाँ पर आई तो वो विजय की वजह से होगी, विजय जोसेफ की वजह से। और विजय ज्यादा नुकसान एआईएडीएमके का करेंगे? ज़्यादा नुकसान एआईएडीएमके का क्लियर है ये? हाँ, ये क्लियर है कि उसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो यदि हंग असेंबली होगी तो किस तरह से होगा, क्या एक मित्र ने आज बहुत बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात, किसके साथ जाएंगे? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात कही कि यदि विजय की ताकत इतनी बढ़ गई, क्योंकि मैं यही सवाल उनसे कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि फिर पार्टियां टूटने का इंतजार कीजिए। अरे बड़ी पार्टियां टूटने, बड़ी पार्टी, मतलब फिर विजय कोशिश, अगर विजय को कुछ मिलता है हाँ, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि और लोग आए मेरे साथ, और लोग आए, और और मैं कोशिश कोई और लोग करेंगे विजय को, और विजय चीफ मिनिस्टर बने, विजय चीफ मिनिस्टर बने। त्रिपाठी जी? नहीं, चौंकाने वाला है। और अभी भी मुझे लग रहा है कि ठीक है, कई बार उदाहरण होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये हो सकता है, और होने को तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैसे 2 सर्वे और हैं जो एडीएमके को दिखा रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं, तो वो तो फिर भी कुछ दिखता है। एडीएमके का बड़ा स्ट्रांग कैडर है, एक पक्की वाली राजनीति है दोनों की, निकाल लीजिए। लेकिन एकदम से टीवीके को इतना, और टीवीके की जो पूरी कैंपेन रही है उसका वो मक्खा क्या? पूरे कामाख्या तमिलनाडु में क्या ऐसी नहीं दिखी कि जिससे लगे कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन यूथ में बहुत पॉपुलर है वो। ये एक पहले चुनाव में ऐसा कमाल नहीं करने वाले टीम के, वोट मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। वोट मिलेगा, सीट भी मिलेगी, लेकिन सत्ता के नजदीक पहुंच जाए अभी मुझे लगता नहीं। डीएमके या एआईएडीएमके? फिर इन्हीं दोनों में से कोई है। कौन? नहीं, मुझे लगता है कि डीएमके का स्ट्रांग है, क्योंकि एडीएमके की लीडरशिप नहीं रही है, लेकिन वो हो सकता है इसलिए क्योंकि डीएमके के खिलाफ एंटी, जो जिसको बार बार कहता है ना सत्ता विरोधी रुख, वो बहुत ज्यादा था। डीएमके मान रहे हैं आप भी, आए डीएमके मान रहे हैं इन जनरल सेंस? मैं डीएमके को मान रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि हंग असेंबली हो सकती है विजय की वजह से। सर आपका? मेरे समझ से हंग असेंबली ज्यादा हंग असेंबली ज्यादा है। नहीं मतलब, और आगे कौन दोनों में से, डीएमके या एडीएमके? मुझे लगता है डीएमके आगे रहेगी। डीएमके आगे रहेगी, तो आम कॉमन राय है। एक सर्वे आपको समीर जी बताएंगे, वहां के लोकल है, कामाख्या का है वहाँ पर, और उसने भी कि टीवीके को एक अच्छा दिया कि 67 to 81 सीट्स वहाँ पर विजय की पार्टी जीत सकती है, और 35 से लेकर 31% का वोट मिल सकता है। डीएमके को 78 to 95 सीट का बोला है, और 33 to 35% का वोट, और एआईडीएमके 68 to 84 सीट, और वोट परसेंट में 29 to 33%। एक और सर्वे बता रहे हैं जो टीवीके को अच्छी सीटें दे रहा है, 60-70 सीटें। हाँ, 67 to 81 सीट देना बड़ी बात है टीवीके को देना। तो मुझे लग रहा है कि इस बार बहुत कंफ्यूजन है तमिलनाडु को लेकर। तो मतलब सारे पोस्टर्स में एक यूनानिमिटी है कि विजय जो है वो सीरियस प्लेयर है, और वोट और सीट दोनों मिलेगी बिल्कुल उसके अंदर। और सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वो तय करेंगे सरकार किसकी बनेगी। क्या वहां पर त्रिशंकु आने वाली है, क्या वो इस स्थिति में आते हैं कि उनके बिना किसी की सरकार नहीं बने, या वो इतना ले जाते हैं कि वो खुद सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए, या वो थोड़ा कम प्रदर्शन करे और एट लास्ट डीएमके सरकार बना ले। डीएमके बहुत स्ट्रांग पोजीशन में नजर आ रही है इसके बाद भी। इसका मतलब सबसे ज्यादा नुकसान जो हो रहा है वो एआईडीएमके को, इंडिया वैसे तो जिस किसी भी राज्य में बिल्कुल केवल 2 पार्टियां हो या बाइपोलर इलेक्शन होते हो, वहां कोई तीसरा प्लेयर आए, मैं तो मेरी नजर में तो अच्छी डेवलपमेंट है। बिल्कुल कुछ राजनीति में बदलाव होता है, संभावनाएं बनती हैं, विचार भी थोड़े से हिलते हैं। तमिलनाडु के संदर्भ में कह रहे हैं हाँ, बाइपोलर कहाँ है? वहां तो बहुत सी पार्टियां होती, लेकिन सवाल ये है कि एक खेमा बन पाएगा या कुछ और हो पाएगा? अभी तो बाइपोलर इन द सेंस भाई पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर 2 खेमे जुड़ जाते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ जैसा हो गया वहां पर बेसिकली। एलडीएफ यूडीएफ बना हुआ है, तो वहां विजय एक डिस्ट्रप्टर बन के आ रहे हैं। ये ठीक है, अच्छी बात है, सब लोग सोचने को मजबूर होंगे। लेकिन जैसा सर ने कहा वैचारिक अधिष्ठान, तो ये वैचारिक तौर पर बीजेपी से उतने सहज नहीं है।
बड़ा क्लियर है, हमने एक दिन चर्चा भी की थी कि डीएमके और एआईएडीएमके बीजेपी सब ने कोशिश की थी इनसे अपने साथ लाने की लेकिन यदि- इलेक्शन से पहले, लेकिन ये लेकिन चुनाव इन्होंने कहा कि मैं वैचारिक तौर पर बीजेपी से अलाइन नहीं करता। कांग्रेस की तरफ से भी बहुत कोशिश की गई। सौरव, यदि ये परिणाम वैसे ही आ जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में मुझे लगता है कि एक बार फिर मंथन होगा कि भाई जिस प्रकार से हम अन्ना मलाई को जिस प्रकार का राइज हो रहा था, हम अपने ही नेतृत्व को पीछे पुश कर दिए, जैसे उन्होंने तेलंगाना में भी किया था। तेलंगाना में जैसे हुआ, और तेलंगाना में हम लोगों ने रास्ता दूसरों के लिए खोल दिया। तो हम अपने नेतृत्व को तैयार ही नहीं होने देते हैं, खड़े नहीं होने देते हैं। इस पर भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एफडीआई स्कीम चल रही है ना बीजेपी में, तो इसमें क्या जोर चिंता करना है? नहीं, देखिए साउथ में भारतीय जनता अन्ना पार्टी मलाई का की जाना, बात भारतीय जनता पार्टी ने सुनी थी, लोकसभा में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं किया था, बुरा प्रदर्शन रहा, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि भाई अभी ऐसी स्थिति नहीं है और अन्ना मलाई स्टेज में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी सर बात अब अन्ना मलाई की बात नहीं है। आप सर ने उदाहरण जो दिया वो अन्ना मलाई का उदाहरण है, लेकिन अन्ना मलाई को क्यों नहीं आगे किया? आपने अपने विचार से कॉम्प्रोमाइज किया। नहीं, बिल्कुल अन्ना मलाई हार्डकोर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी की, और उससे प्रॉब्लम है एआईएडीएमके को। आपने अपनी आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन से कॉम्प्रोमाइज किया जब आपने अन्ना मलाई को पीछे किया। नहीं, अन्ना मलाई एआईडीएमके को सेंध लगा रहे थे। अन्ना मलाई बीजेपी की आइडियोलॉजी में इस समय अपना विस्तार और सरकार बनाना प्रमुख है। इसमें आइडियोलॉजी का अन्ना मलाई कहां से आ गया? आप इतने सारे स्टेट्स को तो देखिए। एआईएडीएमके के लिए कॉम्प्रोमाइज, एआईएडीएमके क्यों असहज है अन्ना मलाई से? फिर ये नहीं, वो तो है ही। मैं ये कह रहा हूं बीजेपी ने क्यों विड्रॉ किया, क्योंकि वो समझते हैं कि कैसे बेहतर नतीजे लाए जाए, उस पर काम करना है अभी। इसमें कोई आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट बात नहीं। अब आप किसी के दूसरे के सवाल खड़े कर सकते नहीं, अब मैं तो कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप एक तो चलती बस में चढ़ना चाहते हैं, ये चल रही है इसी में चढ़ जाओ, उसी में चढ़ना, ठीक है। आप अपनी गाड़ी बना ही नहीं रहे हैं, दूसरे के घर में आप दाखिल हो गए, अब चाह रहे हैं यही मेरा घर बन जाए, तो ऐसे नहीं होता। ये थोड़ा सा सहमति है आपसे। भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना मलाई को खुद चुना, अन्ना मलाई को पूरे अधिकार दिए, इतने अधिकार दिए कि एडीएमके के साथ गठजोड़ नहीं करना है तो वो भी माना। अन्ना मलाई ने एन मन एन मक्कल पदयात्रा उसकी पदयात्रा की, सभी जगहों पर की, लेकिन जब उसके वांछित परिणाम नहीं आए तो राजनीतिक दल क्या होता है, जड़ बैठ जाए। भारतीय जनता पार्टी की यही तो खूबसूरती है कि उसको पता है, और अन्ना मलाई कोई दूसरी पार्टी में थोड़ी चले गए। अन्ना मलाई अभी पूरा प्रचार कर रहा है, अन्ना मलाई कोई भूमिका होगी, अभी नेशनल टीम बनने दीजिए, उसमें कुछ हो सकता है। मेरा यह मानना है उन्होंने हर तरह का प्रयोग किया। अब थोड़ी सी गड़बड़ क्या हुई, एडीएमके और भाजपा का गठजोड़ बड़ा शानदार है, लेकिन चूंकि ये वाली लीडरशिप नहीं है ना, जो जयललिता में जो करंट था, जो एक करिश्मेटिक था, वो नहीं है। भाजपा उसके बावजूद ये कोशिश करे कि एक ऑल्टरनेटिव की तरफ जाए, और एआईडीएमके के रहने से जो एंटी मूवमेंट, चाहे उसको एंटी नॉर्थ इंडियन कहिए, एंटी ब्राह्मण कहिए, एंटी हिंदू कहिए, जो भी कह लीजिए आप, उसको उन्होंने सॉफ्ट किया है। आपको कहीं जाना है तो ये काम करना पड़ता, तब आप अगला चरण कर पाते हैं। तो मुझे लगता है रणनीतिक तौर पर उठेगा। बाकी अगर विजय ऐसे चमत्कारी नेता होंगे तो अच्छा। बंगाल में ऐसे ग्रो करी क्या भाजपा? हाँ, और कैसे ग्रो करी, कैसे करी? बंगाल में किसी का साथी पकड़ के बंगाल और तमिलनाडु में बहुत फर्क है। तमिलनाडु में पूरा का पूरा तमिलनाडु इसी पर चलता है कि उत्तर भारत विरोध की राजनीति उन्होंने खत्म कर दिया। मैं तो सर, मेरी नजर में वो नहीं है। आप क्या, बंगाल जो है पार्टी सोसाइटी, लेफ्ट का कल्चर, वही गुंडाइज्म, वही सब, टीएमसी भी वही, लेफ्ट भी वही, आपने अलग तरीके का विचार दिया। कांग्रेस से निकली वहां पर भी वही द्रमुक राजनीति, एआईएडीएम की वही बातें करती है जो डीआईएडीएम की बात करती है। जब आप कुछ नया ऑफर करने गए, जब आपको जरूरत लगी तो शुभेंदु को आपने लिया ना। आपको राजनीति में जब आपको जरूरत लगी तो आपने शुभेंदु, और ममता जी तमिलनाडु में एक मौका है एक नए विचार का, जो आप कह रहे हैं, उसके लिए स्पेस बन रहा है, जो मैं समझ रहा हूं उसके ग्राहक हैं वहां। हाँ, द्रविड़ बनाम हिंदुत्व की राजनीति का स्पेस बन रहा है, और भारतीय जनता पार्टी मैं उसी चीज को कह रहा हूं कि विजय आए एक चेहरे को लेकर के, तो लोगों के थकावट थी ना, एआईडीएम को देख रहा था, डीएमके को देख रहा था, एक फ्रेश चेहरा आया और फ्रेश चेहरों को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हम नहीं मानते हैं कि वो, हम नहीं माने अभी तत्काल कि भाई वो 190 लेकर के आ जाते हैं, 180 लेकर के आ जाते हैं, लेकिन यदि 30% कोई 28% वोट लेकर के आ 20% भी सर बहुत बड़ा। और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी जिसके पास एक वैचारिक अधिष्ठान है, और हम कह रहे हैं कि जो एंटी ब्राह्मणिकल या एंटी हिंदुत्व, यदि ये राजनीति या ये विचार यदि भारत के किसी कोने में यदि पल रहा है, बढ़ रहा है, 70 साल से खड़ा हो रहा है, तो वो हमारे वैचारिक अधिष्ठान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है।
उसका खात्मा बहुत आवश्यक है। और कोई यदि हीरो बनकर के निकल रहा है और कह रहा है कि नहीं, उसको थोड़ी सी जमीन जमाने देने के लिए वक्त हमको देनी पड़ेगी, चाहे कोई भी हो। आखिर संघर्ष के बल बिहार में स्थिति क्या थी भारतीय जनता पार्टी की? जनसंघ के जमाने से कोई बहुत बड़ा ये, लेकिन बीजारोपण किया, अपना नेतृत्व खड़ा करने की कोशिश की, किया भी, लेकिन जाकर लास्ट में क्या हुआ कि जाकर के हमने नीतीश कुमार को आगे कर दिया और हम पिलियन राइडर्स बन गए। तो भारतीय जनता पार्टी को खड़ा होने में 25 साल लग गए वहां पर। उदाहरण से जम्मू कश्मीर का देखें ना, महबूबा के साथ सरकार बनाई ना, अपने आप को एस्टेब्लिश करना, तो महबूबा के साथ हाथ मिलाया भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन सर एक आप जो है ना जम्मू कश्मीर मॉडल है, हाँ, बार बार वैचारिक अधिष्ठान का जोर दे रहे हैं, इससे बीजेपी में बहुत प्रेशर पड़ता है। उनको काम करने दीजिए, विस्तार करने दीजिए पार्टी को। अरे भैया, जितना जो आप कर रहे हैं, मैं इसको लार्जर दृष्टि से देख रहा हूं। आज यदि आरक्षण की बात, महिला आरक्षण की बात होती है, तब वो खड़ा हो जाते हैं। कोई भी राष्ट्रीय मुद्दे को सवाल लेकर, महिला आरक्षण पे ही जाना था, मुझे अच्छा लगा लैंग्वेज के सवाल को लेकर के जाते हैं, तब वो यूपी में जो अस्मिता है ना, द्रविड़ अस्मिता, वो एंटी हिंदुत्व खड़ा करने, जबकि वहां पर हमारे सारे बड़े ऋषि, सारे देश के सबसे बड़े मंदिर, सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में, सबसे ज्यादा। उसकी खैर नहीं, ये अच्छी बहस होगी। चलिए, इस बहाने हमने सारे एग्जिट पोल देखे, बड़े राज्यों की बात की, पुडुचेरी के साथ नाइंसाफी की हमने भी की। पुडुचेरी में रंगास्वामी जी की सरकार बनाती हुई सारे एग्जिट पोल दिखाई दे रहे हैं, मतलब एनडीए की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। तो बाय एंड लार्ज इसको आप देखें, बीजेपी अहेड इन बंगाल, बीजेपी अहेड इन असम, बीजेपी मतलब लगभग जीतती हुई दिखा रही है असम में और पुडुचेरी में। तो ये 3 राज्य जो हैं, ये बीजेपी एनडीए के पास जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। केरल मेजॉरिटी एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए, और तमिलनाडु में राय बहुत डिवाइडेड है, और विजय की वजह से, क्योंकि पहला इलेक्शन है, रीड करना मुश्किल है, इसीलिए एग्जिट पोल्स भी बटे हुए हैं। तो तमिलनाडु में अगर आप कहिए कि कहां पर अभी भी गेम ऑन है, वो तमिलनाडु दिखाई दे रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं कि बंगाल और केरल में सत्ता बदल रही है, बंगाल और केरल में तीनों राज्यों में सरकार। केरल में कांग्रेस की नहीं सर, यूडीएफ की आ रही है। यूडीएफ बोलो, अच्छा, मैंने मतलब कांग्रेस मतलब यूडीएफ, कांग्रेस लेड। अब उत्तर प्रदेश में आज महिला आरक्षण को लेकर एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था। वहां यूपी असेंबली में बड़ी मजेदार बातचीत होती है, तो वहां आज भी कुछ नोकझोंक हुई है। योगी जी ने कुछ बोला है, वो मैं आपको सुना देता हूं, और फिर शिवपाल यादव ने उधर सपा से जवाब भी दिया है। महिलाओं के प्रति रुख को लेकर आज कैसे घेरा योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को, देखिए। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और भी बयान है। अभी आपने देखा महिला आरक्षण में वो कह रहे थे कि फिर आज अगर चाहिए महिला आरक्षण तो सदन में विरोध क्यों कर रहे थे, हम तो तभी देने के लिए तैयार थे। ये योगी आदित्यनाथ ने कहा, गिरगिट कहा कि इस तरीके से गिरगिट भी रंग नहीं बदलता। एक और बयान देखते हैं। एजेंडा केवल एक ही है। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वह आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी।
अब ये योगी जी महिलाओं के प्रति रुख पर बात कर रहे थे, महिला सम्मान कौंसिल ने कितना किया, तो उन्होंने यूपी के गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। ये हर पार्टी के साथ कुछ ऐसे अध्याय जुड़ गए हैं जो कितनी भी कोशिश कर लें वो धुल नहीं सकते, लोग भूल नहीं सकते। ऐसे ही गेस्ट हाउस कांड से कभी जीवन में पीछा नहीं छोड़ा पाएगी समाजवादी पार्टी, कि जब मायावती जैसी एक व्यक्ति जो चीफ मिनिस्टर रहीं, उनको गेस्ट हाउस में घेरकर उनके साथ क्या कुछ कर गुजरने की नीयत से वहां पर सपाई पहुंच गए थे। और उस दिन भी बताते हैं बचाने वाले एक भाजपाई थे उनको, ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी, और वो उनको फिर आजीवन, अब तो वो नहीं रहे, लेकिन हर साल राखी बांधती थी मायावती, उनको अपना भाई मान लिया था उस दिन से उन्होंने, क्योंकि उनकी जीवन की रक्षा उन्होंने की थी। तो सपाई उससे समाजवादी पार्टी पीछा नहीं छुड़ा सकती, जैसे कांग्रेस पीछा नहीं छुड़ा सकती इस बात से कि ओबीसी आरक्षण को लेकर के राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में क्या कहा था। वो कुछ भी कह ले वो नहीं भूल पाएंगे, याद हर कोई याद दिला देगा उनको। भाजपा से बाबरी कांड आप कभी नहीं छीन सकते। बाबरी मस्जिद गिरी, भाजपा उसके साथ जुड़ी हुई है, कुछ भी कह लें, अडवाणी जी ने माफी मांगी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता लोगों की नजर में, वो बीजेपी के साथ जुड़ गया। एक और चीज से पीछे नहीं छुड़ा सकती। हाँ सर, अडवाणी जी ने जिन्ना के जाकर जो बिल्कुल नहीं छुड़ा सकती, उनका जो बयान है। लेकिन ये ऐसी एक गेस्ट हाउस कांड है, इसकी याद दिला रहे थे योगी जी। और कितनी बार भाजपा ने मिलकर सरकार बनाई? 3 बार। नहीं, देखिए ये तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने मायावती को मुख्यमंत्री बनाया, और जो वीवीआईपी कांड हुआ था वो सचमुच कोई ऐसी कल्पना भी कर सकता है क्या? लेकिन उत्तर प्रदेश में तो हल्ला बोल हुआ है, जहां इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समाजवादी पार्टी के गुंडे घुस गए थे। ये मतलब ये तो सब है, अखबार जला देना, सब कुछ करना, वो तो सामान्य बात थी। और ये जो हुआ था, जरा कल्पना कीजिए, अब उस वक्त भी ये अब मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद नहीं रहे, मायावती के साथ वो व्यवहार हुआ जो सड़क चलती किसी लड़की को 4 गुंडे लफंगे घेर लें तो जो करेंगे वो मायावती के साथ किया गया है, करने की कोशिश हुई। मायावती ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, जिसकी वजह से उनकी जान बची, और ब्रह्मदत्त द्विवेदी जो अब नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता थे, उन्होंने उनकी जान बचाई। और जरा सोचिए, मतलब सिर्फ कल्पना भर करके देखिए कि किसी राज्य में जो ऊपर बैठे लोग हैं, यानी जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री रहे हों, वो लोग कोई इस तरह का काम करें, जो महिला खुद इतनी ताकतवर है, जो मुख्यमंत्री हो। मतलब बड़ा विचित्र सा है ये, लेकिन ये इस देश की सच्चाई। महिलाओं की बात हो रही तो फिर सारी बातें निकलनी चाहिए। जहाँ सर वो गेस्ट हाउस कांड को तो मतलब कोई भी मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी भी जस्टिफाई कर पाएगी। वो जैसी घटना हुई, और ऐसी घटनाएं आमतौर पर किसी पॉलिटिकल लीडर, और मायावती जी को आप जानते हैं बहुत स्ट्रांग लीडर रही हैं, और उस समय तो समाजवादी पार्टी का भी उनका एक वो रहा था रिलेशनशिप, भारतीय जनता पार्टी ने उसका साथ दिया। मैं समझता हूँ ये बात करें सेशन की कि बीजेपी ने ये अच्छी स्ट्रेटेजी अपनाई है कि जितने बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ विधानसभाओं में एक स्पेशल सेशन वुमेन रिजर्वेशन पर बिल पे करें, ताकि उससे देश भर में एक माहौल बनकर। बीजेपी के लिए इसलिए भी जरूरी है सर कि लोगों को ये ना लगे कि पार्लियामेंट का विशेष सत्र केवल चुनाव के लिए था। लेकिन सर ये बात को आगे तो बढ़ाएंगे भाजपा। गेस्ट हाउस को दुनिया आज रखती है, मायावती भूल गई। उसी मायावती ने अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया चुनाव में, और उन्होंने कहा कि हम इसको भूल रहे हैं। हाँ, हम इसको भूल रहे हैं। अखिलेश के उसके जिम्मेदार नहीं है, अखिलेश के पिता जिम्मेदार थे। मायावती के साथ गठबंधन कर रही है। राजनेताओं की खासियत ये होती है कि विस्मृति भी उनको होती है स्मृति के साथ साथ। अब आप तो वो याद करें, और प्रोफेसर थोड़ी है कि याद ही रखना है। अब ये थोड़ी है कि गोली, वो कार सेवकों पे गोली चला दी तो उनको सिविलियन अवार्ड नहीं देंगे मुलायम सिंह को। नहीं, बहुत सीरियस हो गया, क्या हो गया? इस पर क्या टिप्पणी करें? ये सच पद्म विभूषण दिया है मुलायम सिंह है, उस पर क्या ही सर, बस 10 सेकंड। नहीं, मैं भी इस चीज से बहुत लगता था कि इस हत्यारे को तो कम से कम, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई, उस व्यक्ति को इस सिविलियन अवार्ड कतई स्वयं सेवकों को अच्छा नहीं लगा होगा, किसी को अच्छा नहीं लगा। सर धन्यवाद, बहुत समय लिया आपका, आज भी हमने रोज की तरीके से। शुक्रिया त्रिपाठी जी, विजय जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे आपसे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।